बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमने बिल्डअप करना है। हमने कल आइडेंटिफाई किया था कि रिसर्च क्वेश्चन जब हमने लिख लेने हैं उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह बता देना है, उसको पिन पॉइंटेड कर लेना है, स्पेसिफिक कर लेना है, न्यूट्रल कर लेना है। तो फिर उसके बाद हमारा जो काम होगा वो गैप आइडेंटिफिकेशन का होगा, जिसे हम लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं, गैप आइडेंटिफाई करना बोलते हैं। तो आज हम उस चीज को असेस करेंगे। जितने अभी तक होमवर्क थोड़ी देर पहले तक जो मैंने कुछ मैसेजेस में देखे थे एक दो लोगों के, तो यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा ख्याल है कि जिस लेवल तक हम लेके आना चाह रहे थे आप लोग वहां पहुंच चुके हैं। एटलीस्ट जो मैसेजेस मैंने पढ़े हैं, मैंने सारे नहीं चेक किए, अगर किसी ने बाद में भेजा तो। लेकिन यू गाइस आर प्रिटी मच देयर, जहाँ पे हम अभी तक का गोल था लेक्चर 3 तक का, कि आपके न्यूट्रल रिसर्च क्वेश्चन हो, उसमें बायसेस ना हो, और ये कि ऐसे हो कि जो बहुत बड़े गोल्स भी ना हो कि आप कर ही ना पाए, और उनकी फिजिबिलिटी भी हो, और इस तरह के आप मार्कर्स जो हैं वो असेस हो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है एक आध जो कि जरूरी है रिजॉल्व होना, तो हम क्विकली ले सकते हैं 1 या 2 मिनट का, और उसके बाद फिर हम लेक्चर शुरू करते हैं। और अगेन आज भी हम कोशिश करेंगे कि स्लाइड से हम जल्दी से गो थ्रू करें और फिर प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन काम करें और डिस्कशन करें। तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आप प्लीज अनम्यूट कर लें, अदरवाइज मैं फिर शुरू करती हूँ। ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, दैट्स गुड। ओके, तो सबको मेरी स्लाइड्स नजर आ रही है? जी ओके आपने। ओके। तो अब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हमें किस टॉपिक में इंटरेस्ट है। रिसर्च करने के लिए हमने एक टारगेटेड क्वेश्चन भी बना लिया, और अब हम उस पर काम शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब आप काम शुरू करेंगे, तो कल हमने गैप का एक वर्ड पढ़ा था कि नॉलेज गैप्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। वो करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में अभी तक कौन ऐसे लोग हैं जो पहले ही इस सवाल को का आंसर देने की कोशिश कर चुके हैं। क्योंकि एक सवाल आपके जहन में आया तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सवाल अभी तक किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो गैप आइडेंटिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जहां पे आप ये ढूंढेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश की, और फिर आप उनका काम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि वो काम कितना वर्दी है, उसमें उन्होंने सारा कुछ कवर किया है जितना कवर करना जरूरी था, या कोई ऐसी चीजें हैं जो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं जो अभी भी जिन पे काम होना जरूरी है। और फिर जब वो आप गैप आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, तो उससे आपका क्वेश्चन अगेन और रिफाइन हो जाएगा, कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे जहन में जो ब्रॉडर क्वेश्चन था या जो मेरा रिसर्च प्रॉब्लम था, उसमें इतने हिस्से का जवाब मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि इस पे रिसर्च हो चुकी है, और ये वाला पार्ट है जिस पे काम होना बाकी है। तो फिर आप और एक टारगेटेड शेप में चले जाएंगे। दूसरा, जब भी आपने रिसर्च पब्लिश करानी होती है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप ये साबित करें कि पहली बात ये कि उस काम की कोई वर्थ है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ पे, एज अ ह्यूमैनिटी वो काम हमारे लिए फायदेमंद है। और दूसरी चीज ये होती है कि वो काम पहले नहीं हुआ, और अगर उससे मिलता जुलता काम पहले हुआ है तो आपका काम कैसे डिफरेंट है, या पिछले काम में क्या फ्लॉज थे। बेसिकली उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना इज पार्ट ऑफ रिसर्च। बिफोर यू डेवलप अ मेथड और समथिंग, आप पिछले काम को अच्छी तरह समझेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, उसकी उसमें गैप्स और फ्लॉज और उसकी क्रिटिक बनेंगे, और उसके बाद फिर आप अपना काम शुरू करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ सोर्सेज ऐसे सर्च करने हैं, उनको जज करना है कि वो सोर्सेज कितने क्रेडिबल क्रेडिबल हैं, और अगर वो आपको इंटरेस्टिंग और क्रेडिबल लगेंगे, तो आपने उनके रेफरेंसेस, मतलब ये कि उनको कहीं पे सेव कर लेना है। और इस तरह आपकी एक सोर्स लिस्ट बनती जाएगी, क्योंकि जब भी आप अपना हम अभी पेपर खोल के देखेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जब भी हम काम लिखते हैं तो किस तरह हमने चीजें रेफर करनी होती हैं। वो जो रेफरेंसेस होते हैं वो हमारी सोर्स लिस्ट या बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस का जो चैप्टर होता है वो होता है। तो पहले हम ढूंढेंगे, फिर उसमें से जो इस काबिल होंगे कि वो वाकई क्रेडिबल हैं, वो जेन्युइन रिसर्च है, उसको हम यूज करेंगे, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हम रिटेन करेंगे। ओके।
अब सोर्सेज हम मेरा ख्याल है पहले लेक्चर से इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ये मैटर करता है कि एक अगर मैंने अपनी ओपिनियन दे दी है उसकी क्या वर्थ है। हो सकता है मेरे इर्द गिर्द मेरे फैमिली वाले जो लोग मेरे इन्फ्लुएंस में हैं उनके लिए उस ओपिनियन की बहुत वर्थ हो, लेकिन एक तीसरा बंदा उसके लिए ना हो। लेकिन जब एक रिसर्च है जिसपे प्रॉपर रिसर्च की गई है 5 लोगों का सैंपल लेके, तो उसकी कुछ और वर्थ है। एक रिसर्च है जो 1 लाख लोगों पे की गई है सेम प्रॉब्लम का आंसर करने के लिए, उसकी कुछ और वर्थ है। तो हर जो सोर्स है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, क्रेडिबिलिटी, स्ट्रेंथ एज एन एकेडमिक वर्क जो है उसको हम असेस करना समझेंगे। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जितनी स्ट्रांग आपकी सोर्स होगी उतनी ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी। अगर एज अ मुस्लिम अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक हुक्म है जो सीधा सीधा कुरानी आयत में है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है क्योंकि सोर्स इतनी स्ट्रांग है इन रेफरेंस टू कि एक जो हुक्म है या एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी एक स्कॉलर की अपनी इंटरप्रिटेशन है और उसके कंपैरिजन में 4 5 6 ऐसे स्कॉलर्स हैं जो उससे एग्री नहीं करते। तो उन दोनों में, और एक ऐसा हुक्म है जो सीधा सीधा कुरान में कि जैसे नमाज कायम करो। तो अब ये जो दो तरह की डिफरेंट सोर्सेस से अहकामात आ रहे हैं, तो आपको पता है कि जो कुरान से डायरेक्ट साबित चीज हो रही है उसकी वर्थ कुछ और है। ऐसे ही साइंटिफिक सोर्सेज में भी जब भी कोई सोर्स आप एवेल्युएट करेंगे तो उसकी वर्थ के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। और उससे ये फायदा होगा कि हमें पता होगा कि एक बात की जा रही है तो उसमें कितना वजन है और उसको कितना सीरियसली लेना है, या उसको आप इग्नोर कर सकते हैं और वो बात, it can be opinion or it can be something that you don't need to worry about so much, or you don't need to make transformations or whatever you are working on in terms of your topic। कि अपने टॉपिक की सेंस में आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर ये ऐसा पेपर है जो हल्का लेवल पेपर है या किसी ने एक ब्लॉग लिख दिया है, एक आर्टिकल लिख दिया है, तो आप उसने जो भी क्लेम्स किए हैं आप उस बात को अपना सरदर्द नहीं बनाएंगे। और इससे ये होगा कि जब आप वेरीफाइड सोर्सेज जस्ट लाइक रिलीजियस टेक्स्ट में हम अगर कुरान का हवाला दिया गया और अरबिक लिखी हो बजाय के ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन के बजाय सीधी सीधी अरबी लिखी है और अरबी से एक चीज साबित हो रही है, तो आपकी चीज वेरीफाइड है, उस पर अमल करना आसान है, लोग आपकी बात का यकीन करेंगे जो भी कुरान पर ईमान रखने वाले हैं। आपको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, किसी और तीसरे बंदे का उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। और यही स्ट्रेंथ आपके सारे सोर्सेज में होती है। कुरान हम यूज करते हैं इसलिए हम उससे फेमिलियर हैं, लेकिन साइंटिफिक लिटरेचर में भी सोर्सेज की ऐसे ही हायरार्की है। और उसमें जो हाई लेवल के सोर्सेज हैं अगर आप उसका नाम ले देंगे तो जो उन स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करता है दे विल बी लाइक ओके। जैसे एक नेचर में अगर एक पेपर किसी का पब्लिश हुआ है तो कोई कहता है कि नेचर का पेपर है और नेचर के पेपर में ये है, तो दैट्स समथिंग इन साइंटिफिक कम्युनिटी, तो दे विल बी लाइक ओके दिस इज समथिंग टू बी टेकन सीरियसली। और एक XYZ जर्नल है उसमें पेपर पब्लिश हुआ है तो आप कहेंगे कि ओके आई विल रीड इट, आई विल गो थ्रू इट एंड फिर मैं देखूंगा कि इसमें से क्या निकाला जा सकता है। अच्छा जी, सोर्सेज के कुछ टाइप्स हैं। जर्नल आर्टिकल्स, ये हमारी मेजर स्टडीज होंगी जिनको हम रेफर करेंगे। इसके अलावा बुक्स हो सकती हैं। जर्नल आर्टिकल्स और बुक्स में थोड़ा सा फर्क है। जर्नल आर्टिकल का जो पब्लिकेशन प्रोसेस है वो हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि आप अपनी रिसर्च करेंगे, उसे एक डॉक्यूमेंट में लिखेंगे, उसमें सारा कुछ बताएंगे। और फिर अगर आप जैसे मेडिसिन के हैं या आप IT के हैं या आप फाइनेंस से हैं, तो आप ही के एरिया के 4 5 लोग आपके काम को पढ़ेंगे, उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने काम करते हुए कोई गलती तो नहीं की। अगर आपने गलती किया तो आपको बताएंगे, आप उसको चेंज करेंगे, वापस उनको भेजेंगे। और फिर जब तक कि वो 4 5 लोगों से सेटिस्फाई नहीं होते वो चीज पब्लिश नहीं होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये जर्नल की पब्लिकेशन का प्रोसेस है। इसे पीयर रिव्यूड जर्नल कहते हैं। कुछ और तरह के भी जर्नल है लेकिन उन्हें एकेडमिक के लिए हम उस तरह ऐसा जर्नल नहीं मानते, वो आर्काइव पेपर्स होते हैं, प्री प्रिंट्स होते हैं। तो जर्नल के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये आप एक तरह से कह लें हायरार्की में एनीथिंग दैट इज पब्लिश्ड इन अ जर्नल एंड फिर जर्नल में इन इटसेल्फ भी एक हायरार्की है, वो भी हम देखेंगे। बुक्स जो है, बुक्स का पब्लिकेशन प्रोसेस और है। बुक्स आपको पता है कि कोई भी अपनी किताब लिख सकता है, उसको एक पब्लिशर से राब्ता करना पड़ता है, पब्लिशर उस किताब से गो थ्रू करेगा। इफ दे आर विलिंग टू डू दैट
तो वो फिर क्या से कहते हैं उनकी बुक पब्लिश कर देंगे। या फिर ये हो सकता है कई लोग अपना पब्लिशिंग हाउस खोल लेते हैं, उन्हें ये भी नहीं, वो वाला ब्रिज भी नहीं होता कि हमें किसी और से राब्ता करना है। तो बुक की जो पब्लिकेशन है दैट प्रोसेस इज स्लाइटली डिफरेंट। फिर उसमें टेक्स्ट बुक्स आ जाती हैं जो बात मुल्कों की गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं कि ये बुक इस लेवल पे है कि ये गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उसे इंडोर्स कर रहा है, तो अब वो बुक जो है वो हायरार्की में थोड़ी और ऊपर चली जाती है। इसी तरह ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, ये डिफरेंट इदारों की रिपोर्ट्स हो सकती हैं। अगेन दीज डॉक्यूमेंट्स आर क्रेडिबल, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स अपने एरिया में क्रेडिबल होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं जो आप देखें .gov जिसके आगे लिखा होता है, या फिर बाज़ दफ़ा जो कुछ फेमस क्लिनिक्स हैं, मायो क्लिनिक है, इस तरह के एक दो और क्लिनिक हैं, वो अपने कुछ ना कुछ हेल्थ के टॉपिक्स पे लिखते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑफिशियल सोर्सेज हैं जो एक खास एरिया से रिलेटेड हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज के बेस पे कोई बात करते हैं, तो ये इन सोर्सेज को भी सीरियस लिया जा सकता है। लेकिन पब्लिकेशन की हद तक लिया जा सकता है कि नहीं, वो फिर सोर्स टू सोर्स वेरी करेगा। लेकिन जैसे अगर आपने गवर्नमेंट का कोई काम करना है या किसी मुल्क के लॉ के बारे में कोई पता करना है, तो आप ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की ही वेबसाइट पे जाएंगे और उन्हीं की सोर्स देखेंगे, तो ही आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्राइमरी टेक्स्ट में आपकी सारी कुरान आ जाता है, डिफरेंट तफसीर आ जाती हैं, हदीस की किताबें आ जाती हैं। ये वो टेक्स्ट है जो हमारे बिलीफ सिस्टम से आता है, जिसको कोई तीसरा बंदा असेस नहीं करता, जिसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो हमारे ईमान की वजह से, हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से जो है हम उसको क्रेडिबल मानते हैं। और फिर फाइनली वेबसाइट आ जाता है। वेबसाइट भी बेसिकली ऑफिशियल रिपोर्ट से, अब पहले कभी हुआ करता था कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स आपकी ऑन पेपर होंगी और वेबसाइट्स अलग होंगी, लेकिन अब इट्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो अब जो आपकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स है मोस्ट प्रॉब्ली आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही मिलेंगी। तो वेबसाइट्स की जो डिस्कशन है वो इस पे भी अप्लाई होती है। तो ये डिफरेंट आपकी सोर्सेज की टाइप है। जब भी आप कुछ सर्च करेंगे तो इनमें से कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे होंगे। और उसमें जैसे कुरान है, उसकी क्रेडिबिलिटी आपको असेस करने की जरूरत नहीं है, आपको सूरत और आयत का नंबर पता होना चाहिए एंड दैट्स इट। हदीस है तो हदीस में फिर आपको पता है कि आगे हदीस की सही है, ज़ईफ है, हसन है, फिर उसकी जितनी भी इकसामात है, इस्तिलाहात जो डिफरेंट उसके साथ एसोसिएटेड हैं, और उसमें रावी कौन है, लैंग्वेज किस किस्म की, उसकी शरह क्या है, फिर आपको उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो हर सोर्स के हिसाब से उसका प्रोसेस होगा कि हमने उसे कैसे डील करना है। अब गूगल सर्च है, जीपीटी है, एआई की सर्च है, ये सारी सर्च ब्रॉड सर्च है। ये बेसिकली आपके इंटरनेट पे आप कुछ भी वर्ड सर्च करें तो किसी ने भी इंटरनेट पे अगर कोई चीज़ डाली है, चाहे वो कोई सोशल मीडिया पोस्ट हो, चाहे किसी वेबसाइट पे हो, चाहे किसी ने कोई बुक पब्लिश की हो, वो उसमें से एक कंबाइंड तरह की रिसर्च आपको ला देता है, जो कि कुछ सिनेरियोज में अच्छी भी हो सकती है, स्पेशली जब आप रिपोर्ट्स या कोई खास कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की बॉडीज को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको गूगल सर्च ही यूज करनी पड़ेगी और आपको वो वेबसाइट्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिकली जिस तरह लेके चल रहे हैं रिसर्च से रिलेटेड, तो गूगल सर्च, सिंपल सर्च जो है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। उसके लिए फिर गूगल स्कॉलर है, गूगल ही की एक और प्रोडक्ट है जो स्पेसिफिकली एकेडमिक रिसर्च के लिए है। उसमें भी एआई का मोड उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया है अब, लेकिन उसमें हम अभी बेसिक वाला करेंगे बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जब आप एक गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हैं तो करनी कैसे और क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आपने वहां पे देखने हैं। इसको अभी हम देखते हैं, तो मैं आई एम जस्ट स्किपिंग ओवर इट। बाकी प्राइमरी टेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस, आप सारे वेल अवेयर हैं कि हमारे प्राइमरी टेक्स्ट में क्या क्या आता है। अब जब सर्च करनी है तो आपने कैसे करनी है, अभी तक जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना ली है उसमें से आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। कीवर्ड आपके क्या होंगे, पहले तो आपका जो टॉपिक या आइडिया है मेन, फॉर एग्जांपल किसी का ईएम रेडिएशन था, किसी का रिटायरमेंट था, किसी का ट्रांसलेशन की इंटरप्रिटेशन था, ये मेन आपके टॉपिक्स हैं। टॉपिक का वर्ड आएगा, फिर उससे टॉपिक के सिनोनिम्स आएंगे कि उस टॉपिक के मुतबादिल क्या अल्फाज हैं जो सेम बात कहने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आप उसको और स्पेसिफिक करने के लिए, अगर आपने जैसे उसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे किसी ने फीमेल या वुमेन डाला था, किसी ने किड्स डाला था, किसी ने यंग एडल्ट्स डाला था, किसी ने पाकिस्तानी वुमेन्स कहा था, मिडिल क्लास फैमिलीज बोला था, तो आप इस तरह का कॉन्टेक्स्ट उसमें ऐड करेंगे तो आपके कीवर्ड जो है वो स्पेसिफिक होते जाएंगे।
लेकिन आपने उसको शॉर्ट लाइक लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने। कीवर्ड्स हमेशा कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो सकती हैं, या 2-3 वर्ड्स का जो है एक सेंटेंस हो सकता है जो ब्रीफ हो, टारगेटेड हो। तो वो आप किसी भी सर्च इंजन में जब डालेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ सोर्सेज आएंगे। ये हमने देख लिया बेसिकली टॉपिक वर्ड्स। उसके बाद आपके कौन से लोग हैं, अगर कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन है आप उसका नाम डाल लेंगे। कुछ और कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, लोकेशन, सर्टेन सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, तो वो चीजें आप डाल लेंगे और फिर उनके सिनोनिम्स भी आप ट्राई करेंगे। अच्छा, ये अब हम करके देखते हैं, फिर हम वापस इस पे आते हैं। मैं अपनी स्क्रीन स्विच करने लगी हूँ। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्विकली पूछ सकते हैं। आई विल जस्ट शेयर अनदर स्क्रीन। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है। सबसे पहले आप गूगल सिंपल खोल लें, गूगल स्कॉलर लिख लें, या डायरेक्ट गूगल स्कॉलर पे चले जाएं। इस पे आपका इस तरह का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे एक एआई वाला भी था, न्यू गूगल लैब्स अपडेट। बेसिकली ये एआई रिलेटेड है, लेकिन अभी हम इसमें नहीं जा रहे बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स बिफोर ये कि हम एआई की हेल्प लें। तो इसमें आप कोई भी की फ्रेज लिख सकते हैं। मैं कुछ की फ्रेज ऑलरेडी क्लास से पहले देख रही थी। स्क्रीन टाइम एंड ब्रेन एक्टिविटी, अब ये दो कीवर्ड हैं। आपने बिल्कुल इसको फ्रेज नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना हाउ डज स्क्रीन टाइम अफेक्ट्स ब्रेन एक्टिविटी इन यंग एडल्ट्स। आपने सिर्फ कीवर्ड्स डालने हैं। स्क्रीन टाइम लिख दिया, एंड भी ना लिखें। आप कॉमा डाल सकते हैं तो वो और की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन ये एंड और जो है बेसिकली इसके सर्च टर्म बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे और लिखूंगी ना तो आप देखेंगे नीचे सर्च जो है वो चेंज हो गई है। अभी जो आपके पास सर्च आ रही है उसमें आपको स्क्रीन टाइम भी नजर आएगा और ब्रेन भी नजर आएगा। ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन और एक्टिविटी, ये देखें सारे वर्ड नजर आ रहे हैं अगर आप पहली सर्च देखें। जब मैं और के साथ इसको लिखूंगी तो आप देखेंगे कि उसमें चाहे स्क्रीन टाइम हो चाहे ब्रेन हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो दूसरी है इसमें सिर्फ स्क्रीन टाइम है, ब्रेन कहीं नहीं नजर आ रहा। तो ये वाले जो है इसके कीवर्ड लिखने के तरीके। आप एंड के साथ लिखेंगे तो आप उसे कह रहे हैं कि कंपलसरी वो सिर्फ चीजें मुझे दो जिसमें दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं। तो आपने अपनी सर्च कर लेनी है अपने टॉपिक के कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने के बाद। उसके बाद आपके पास ये लिस्ट ऑफ पेपर्स आ जाएंगे, ये ऐसे आपके पास लिस्ट आएगी। इसमें आप यहाँ पे अगर इस साइड पे देखें तो आपको डिफरेंट टाइम मिलेगा। यूजुअली हम ये चाहते हैं कि पहले हम रीसेंट काम से शुरू करें। बाद दफ़ा हमें टेक्स्ट बुक्स पे जाना पड़ता है, ओल्ड पे जाना पड़ता है। तो उसमें हम ये करेंगे कि सिंस 2022 या सिंस 2025 हम इसमें से किसी पे भी क्लिक कर देंगे तो हमारे पास वो पेपर आ जाएंगे या वो स्टडीज आ जाएंगी जो इस साल के बाद हुई हैं, लाइक बिल्कुल रीसेंट। कि अभी क्योंकि हम ये चाहते हैं क्योंकि हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि हर रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो पहले देखता है कि अभी तक का कितना काम हुआ है। वो सारे काम को असेस करता है, उसको वैल्यूएट करता है, फिर नया काम बिल्ड करना शुरू करता है। तो जब आप बिल्कुल आखिरी सालों की रिसर्च देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उन रिसर्चर्स ने वो पिछला सारा कुछ कवर करके उस पर अपनी रिसर्च बिल्ड की होगी। तो इसलिए इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप रिसेंट काम से शुरू करें। और अगर आपको रिसेंट में कुछ नहीं मिल रहा जो आपके टॉपिक से मैच करता है तो फिर आप अपनी सर्च जो है वो थोड़ी एक्सपैंड कर लें। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखेंगे नीचे इसमें कुछ आपको चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं जो गूगल सर्च में लिखी हुई नहीं नजर आती। इसमें सेव करना है तो ये बेसिकली आपका रेफरेंस का सेव है। अगर आप साइट पे क्लिक क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप इसका बेसिकली ऑथर की इंफॉर्मेशन, पेपर किस साल में पब्लिश हुआ, इस तरह की चीजें आपको आ जाएंगी। ये हम एंड में आपको जब हमने जहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने अपने सोर्सेज सेव करने हैं ये उससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे।
और ये कि इसके डिफरेंट वेरिएंट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं कि जैसे ऑथर्स ने उसे डिफरेंट जगह पे अपलोड किया है तो वो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ये वाला जो चीज है ना, साइटेड बाय 204 पीपल, इसका मतलब ये है कि पहले तो ये रिसर्च हुई, अगर ये किसी जर्नल में है, जर्नल ऑफ समथिंग समथिंग, इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि जर्नल की क्या रैंकिंग है, वो एक अलग प्रोसेस है। फॉर नाउ हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो भी चीज किसी जर्नल में है तो वी आर गोइंग टू टेक इट सीरियसली। उसमें डिफरेंट पब्लिशर्स के भी नाम हैं, या आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। जेवियर है, स्प्रिंगर है, नेचर है, ये सारे जो पब्लिशर्स हैं ये सीरियस पब्लिशर्स हैं, इनके अंडर जितने भी जर्नल्स आते हैं वी टेक देम मोर सीरियसली देन अदर्स। एनीवेज, तो जर्नल का जहाँ पे वर्ड आ गया तो ये पीयर रिव्यूड है। इसका मतलब है ये कि सेम एरिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस पेपर को पढ़ा है, उससे एग्री किया है और फिर ये पेपर ऑनलाइन आया है। साइटेड बाय 204 का मतलब ये है कि जब ये 2022 में जब पेपर पब्लिश हुआ है उसके बाद 204 लोगों ने इससे मिलते जुलते टॉपिक पे रिसर्च की है, और जब उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो उन्होंने इस वाले रिसर्च पेपर को बीच में इंक्लूड किया है और इसके बारे में कोई ना कोई बात की है, इसको रेफर किया है, कोई बात की। और इससे आपको ये पता चलता है कि ये ऐसी रिसर्च है जो एक्टिवली कंज्यूम हो रही है, इस पे इस कम्युनिटी का, इस एरिया ऑफ साइंस या इस डिपार्टमेंट का ट्रस्ट है। और लोग जब भी इस रिसर्च को पढ़ते हैं तो वो ना सिर्फ इससे सीखते हैं बल्कि इसको रेफर करते हैं अपना आगे काम बढ़ाने के लिए। तो दैट शोज यू सीरियसनेस ऑफ एनी रिसर्च। और आप इसी तरह देखेंगे कि गूगल जब बाय डिफॉल्ट पेपर सॉर्ट करेगा तो वो साइटेशंस के हिसाब से ही सॉर्ट करेगा। तो ये वाली चीज आप देखें कि उसमें अगर आपको जैसे अपने टॉपिक पे बहुत सारे पेपर मिल रहे हैं तो पहला पेपर आपके लिए वही होना चाहिए जिसमें साइटेशन ज्यादा है, जिसका जर्नल जो है वो अच्छे पब्लिशर से है और वो एक जर्नल पेपर है। तो आप इस तरह के कुछ मार्कर्स देखेंगे। फिर ये होता है कि बास पेपर अवेलेबल नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो साइट पे लिंक आ रहे हैं ये पेपर की एक्चुअल कॉपी है। अगर किसी के साथ कोई लिंक नहीं आ रहा, जैसे मैंने रीसेंट पेपर पे क्लिक किया था तो कुछ ऐसे पेपर्स थे जिनके साथ इस तरह के लिंक नहीं आ रहे थे, इसका मतलब है ये पेपर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है या इनको एक्सेस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर तो साइट पे लिंक आ रहा है तो आप उसको क्लिक करेंगे और आपके पास पेपर ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, अब जब पेपर आपके पास खुल जाएगा तो पहली चीज उसकी अगेन क्रेडिबिलिटी असेस करने के लिए पहले तो हमें ये पता चल गया कि 204 जो लोग हैं उन्होंने इसको रेफर किया है। अभी पेपर पढ़ने से पहले और क्या आप चीजें देख सकते हैं, अब अगर ये आपके बिल्कुल टॉपिक से मैच करती है ये चीज तो आप ये साइटेड बाय 204 पे जब क्लिक करेंगे तो वो 204 पेपर आपके सामने खुल जाएंगे। अब ये वो 204 पेपर हैं जिन्होंने इस पेपर को रेफर किया है। आप इनमें से कुछ स्पेसिफिक सर्च करना चाहते हैं आप, और बेसिकली आप अपनी सर्च को और नैरो डाउन और स्पेसिफिक एक नीश की तरफ ले जाते जा रहे हैं ताकि आप सिर्फ अपने से रेलिवेंट कंटेंट मिले। हमने अज्यूम किया कि पहला पेपर हमसे बहुत ज्यादा रेलिवेंट था और वो रीसेंट भी है। अब हम ये देख रहे हैं कि और लोगों ने जिन्होंने इस काम को आगे लेके चले हैं, उस काम से आगे काम बढ़ाया है, वो किस किस्म का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये वो 204 पेपर आ गए। इसमें अगेन हम सर्च कर सकते हैं कि कौन से ऐसे पेपर हैं जो हमारे वाला काम कर रहे हैं। तो आपको ये और पेपर 2024-25, ऑफ कोर्स वो 2022 में अगर पब्लिश हुआ है तो आपको जो, नो सॉरी, ये उसने रिसर्च हटा दी है, उसने अलग से कर दिया है। जब तक ये ऊपर आ रहा है आपने ये चेक बॉक्स क्लिक करना है। अब आप जो सर्च करेंगे वो इसके अंदर से सर्च होगा। पहले मैंने ये चेक बॉक्स क्लिक नहीं किया था तो उसने अलग से सर्च कर दिया था और आपने देखा था कि रिसर्च पेपर जो है वो 2021-12 इस तरह डिफरेंट रिसर्च पेपर आने शुरू हो गए थे। अब ये सारे वो पेपर हैं जो उसकी साइटेशंस के अंदर से ही हैं, और इसमें आपके टोटल 145 रिजल्ट, 240 में से 145 पेपर जो है वो स्टिल रह गए। तो अब आपने सारे पेपर नहीं पढ़ने, बेसिकली आपने ऐसे नैरो डाउन करते करते अपने 4-5 अच्छे रिसोर्सेज, अगर आप ज्यादा हैवी काम कर रहे हैं तो आप पहले 10 ऐसे पेपर्स पिक कर लें। और अगेन वो आपने पिक एंड चूज कैसे करने हैं कि उनका जर्नल कौन सा है, उनका ईयर कौन सा है, वो कितने लोगों ने साइट किए हैं, उसमें जो कीवर्ड्स हैं और आपके कीवर्ड्स हैं वो कितने मैच करते हैं। अगर 5 आपके कीवर्ड्स हैं तो पांचों के पांच अगर उस पेपर में है तो दैट्स वेरी रेलिवेंट। तो आप इस तरह की चीजें देख के अपने सोर्सेज सेलेक्ट कर लेंगे।
जब आपके पास पेपर आ जाएंगे, अब आपने उन पेपर्स में कैसे देखना शुरू करना है या कैसे पढ़ना शुरू करना है। पेपर्स जो है ना वो एक खास स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, खास हायरार्की को फॉलो करते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। ओके, आप लोगों को पीडीएफ नजर आ रहा है ना? क्योंकि क्रोम में ही खुला हुआ है तो आई एम अज्यूमिंग कि आई डोंट नीड टू स्विच। ओके, अच्छा, तो पहली चीज आपने ये देखी कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ये रिव्यू पेपर है। रिव्यू पेपर पेपर की एक ऐसी कैटेगरी होती है जो शायद आप में से काफी लोग करेंगे, कि बेसिकली आप कुछ नया अपना डेटा एनालिसिस नहीं कर रहे, अपनी चीजें लेके नहीं आ रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी तक सेम टॉपिक पे जितने लोगों ने काम किया है आप उन सारे काम को इकट्ठा कर रहे हैं और एक उसको समराइज शक्ल में उसमें से गैप भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप जब आप पीएचडी करते हैं या मास्टर्स करते हैं और आप एक रिसर्च टॉपिक चूज करते हैं, तो सबसे पहला जो पेपर आप निकालते हैं वो एक रिव्यू पेपर होता है। क्योंकि आप जब वो गैप एनालिसिस करते हैं कि भाई ये मेरा टॉपिक है और उसमें पीछे क्या क्या काम हुआ, उसमें से गैप ढूंढना, वो आइडेंटिफाई करना, तो आप चाहते हैं कि आप उसको उसके बाद पब्लिश भी कर दें कि अगर कोई और सिमिलर टॉपिक भी हो तो बजाय वो 25-26 पेपर देख के सारी रिसर्च करके अगर वो सिर्फ आपका पेपर ढूंढ लेता है तो उसके पास वो लिखी हुई समरी आ जाए। तो दैट्स द फर्स्ट वर्क कि जब आप गैप एनालिसिस कर रहे हैं तो यू जस्ट पब्लिश इट। तो ये रिव्यू पेपर है। इसका अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। आई विल नॉट स्टार्ट विद द रिव्यू पेपर। आई वुड मैं आप लोगों का के लिए मैंने एक और पेपर खोला हुआ था पहले ही। आई डोंट नो विच वन वाज दैट, दिस वन। हम इससे देखते हैं जो एक ओरिजिनल रिसर्च पेपर है। क्योंकि पेपर एक हायरार्की एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, उसके डिफरेंट सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वो कहाँ पब्लिश हुआ। न्यूरो इमेज जो है दैट्स अ गुड जर्नल, 2019 की पब्लिकेशन है ये। और इसमें ये आपके पास ऑथर्स हैं, आप यूनिवर्सिटीज के नाम भी देख सकते हैं कि किन किन कंट्रीज की, किन मुल्कों की यूनिवर्सिटीज हैं। इससे भी आप मोस्टली ये आपको कैलिफोर्निया मतलब यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं से आपको पता चल रहा है। और फिर आप नीचे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। जो एब्स्ट्रैक्ट जब आता है पेपर का तो उसमें बेसिकली आपको पूरी कंडेंस्ड समरी होती है। लेकिन बाद दफा वो इतनी टेक्निकल होती है कि आप उसको नहीं समझ पाते, स्पेशली अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ना आपने नया नया शुरू किया है। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट में सारा कुछ बताया होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने भी लिखी, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आप किस तरह डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, सारा कुछ एब्स्ट्रैक्ट में दिया होता है। लेकिन समटाइम इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो आपको अगर नहीं समझ आती तो फिर हम दूसरे सेक्शंस को रेफर करेंगे, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ब्रेन अंडरगोज प्रोफाउंड स्ट्रक्चरल चेंजेस विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। स्क्रीन मीडिया एक्टिविटी, एसएमए मतलब आप स्क्रीन टाइम कह लें इसे, वॉचिंग टेलीविजन वीडियोस, प्लेइंग वीडियो गेम्स और यूजिंग सोशल मीडिया एक कॉमन एक्टिविटी है बच्चों में और यंग एडल्ट्स में। हाउएवर इट अफेक्ट्स ऑन ब्रेन स्ट्रक्चर इज नॉट वेल अंडरस्टूड। तो ये उन्होंने अपना प्रॉब्लम जिसका बिल्कुल आपने आज अभी तक लिखा है, ये उन्होंने बिल्कुल इस तरह बनाया कि भी बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा, बच्चे और बड़े हर कोई बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं स्क्रीन पे, वीडियो गेम्स, सिर्फ टीवी देखना, दिस एंड दैट। लेकिन अभी तक जो इसकी बारे में इसके क्या अफेक्ट्स हैं वो स्ट्रक्चर पे ब्रेन के वो वेल अंडरस्टूड नहीं है। अब देखिए उन्होंने इसको न्यूट्रल रखा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि बुरे इफेक्ट्स आते हैं या बच्चे जो है वो लेजी हो जाते हैं या उनका आईक्यू ड्रॉप हो जाता है। उन्होंने कोई कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा कि अभी तक इन चीजों के बारे में रिसर्च एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम उसके सोल्यूशन के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीवेरिएट अप्रोच विद द फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल डेटा रिलीज फ्रॉम एबीसीडी स्टडी वाज यूज्ड टू टेस्ट maturation coupling hypothesis, the notion that इट्स गेटिंग वेरी टेक्निकल, लेकिन यहाँ पे वो अपना सोल्यूशन बता रहे हैं कि वो बेसिकली उन्होंने एक स्टडी ली है एबीसीडी, इट्स अ डेटा सेट नेम, उस डेटा को पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस अप्लाई किया है और उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें स्ट्रक्चर कोरिलेशनल नेटवर्क एंड साइकोपैथोलॉजी और कॉग्निशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इमेजिंग एन इज इक्वल्स टू दिस ऑफ दिस। सो बेसिकली इतने लोग हैं, 4277 लोग जो हैं उनका डेटा लेके उन्होंने कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई की हैं और उस पर समथिंग वेरी स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल उन्होंने अप्लाई किया है। और उसके बाद अप्लाई करने के बाद
उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो effect size is between this to this. And so these findings support the notion of SMA related to maturation coupling of structural correlation network in brain and provides evidence that individual differences of these networks have mixed consequences for psychopathology and cognitive performance. So इसके बाद उन्होंने एक लाइन में अपना कंक्लूजन भी दे दिया है गिवन इन सारे नंबर्स की वजह से. तो बेसिकली ये उनके पूरे रिसर्च का जो क्रक्स है ना, ये शुरू से लेके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेके मेथड क्या अप्लाई किया, कितने लोगों पे अप्लाई किया, रिजल्ट्स क्या है और न्यूमेरिकल रिजल्ट्स क्या है कि उतने लोगों पे अप्लाई किया तो व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स क्या कह रहे हैं. और जब नंबर्स आ गए तो फिर उन्होंने एक लाइन में अपनी फाइंडिंग बता दी कि इन नंबर्स को देखते हुए हम ये बात कर सकते हैं. तो ये सारा कुछ आपको एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाता है, लेकिन आपने देखा कि इट्स वेरी डेंस, इट्स नॉट हार्ड, इजी टू अंडरस्टैंड. तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फिर आप जाते हैं इंट्रोडक्शन में. इंट्रोडक्शन में भी आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं वो सर्टेन सीक्वेंस के साथ अरेंज होते हैं. उसमें आप जो यूजुअली लास्ट पैराग्राफ होता है या सेकंड लास्ट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पेपर्स, वो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू करता है. पहले थोड़ा जेनेरिक होता है लिटरेचर रिव्यू, वो डिफरेंट पेपर्स, ये बेसिकली इसको रेफर करना कहते हैं. आपने भी जितने पेपर्स पढ़ने हैं उनको इसी स्टाइल में रेफर करना है, उनके सोर्सेज या इन्फॉर्मेशन रिटेन करनी है. ये देखें, आपको जब हमने शुरू के लेक्चर में बात की थी कि आप एक भी लाइन आप ऐसी नहीं लिखते जिसमें आप किसी को रेफर ना करें, आप अपनी ओपिनियन नहीं देते रिसर्च में. आप पहली अगर आप लाइन पढ़ें, ब्रेन स्ट्रक्चर अंडरगोज रिमार्केबल चेंजेस इन द सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ, क्या आप ये कह रहे हैं कि लाइफ की दूसरी दहाई में, मतलब 20s में, आपका ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो काफी हद तक चेंज होता है. अब उन्होंने इसके साथ ही एक पेपर जो कि 2016 में पब्लिश हुआ, उसका रेफरेंस दिया है. उन्होंने सिर्फ ये लाइन खाली नहीं लिखी, बिकॉज आप रिसर्च पेपर में ओपिनियन नहीं डाल सकते. आप एक एक लाइन के आगे आप देखें तो आपको रेफरेंसेस नजर आ रहे हैं, 4-4 वर्ड्स के बाद, 5-5 वर्ड्स के बाद. दैट्स हाउ अ रिसर्च वर्क इज सपोज टू बी. कि आपको कहीं पे भी आपने ओपिनियन नहीं देनी, हर जुमले के आगे आपने बताना है कि ये काम किसी ने किया हुआ है, और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो उसे खोल के पढ़ेगा. तो ये बेसिकली आपने प्रीवियस वर्क जो हैं वो सारे एक तरह से समराइज किए हैं. अब उन्होंने उसमें से गैप आइडेंटिफाई किया है, और उस गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद वो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ गए. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वही बात जो हमने एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ी थी, अब ज्यादा डिटेल में इंट्रोडक्शन में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. अगेन यू कैन गो डाउन टू इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ और सेकंड लास्ट या लास्ट पैराग्राफ में आपको 99% पेपर्स में आपको यही हायरार्की मिलेगी. कुछ पेपर जिसके जैसे जो आप कह लें कि पब्लिशर या एडिटर का नोट होता है, या बाज रिव्यू पेपर्स जो हैं वो स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करते हैं, लेकिन मोस्टली जो पेपर्स हैं वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही को फॉलो करते हैं. एटलीस्ट साइंसेस की डोमेन में, सोशल साइंसेस में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन साइंटिफिक एरियाज में बिल्कुल यही हायरार्की होती है. तो इसमें अब ये बताया हुआ है स्क्रीन मीडिया एक्टिविटी की. अगेन पहले उन्होंने डेफिनेशन बताई है कि वो स्क्रीन मीडिया एक्टिविटी क्या है, किसे रहे हैं. आप लोगों ने जब अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई थी तो हमने यही कहा था कि आपने डिफाइन करना है कि अगर आप डिप्रेशन की बात करें तो इज इट क्लिनिकल डिप्रेशन, अगर आप लेजीनेस की बात करें तो आप लेजीनेस को डिफाइन करेंगे, अगर आप किसी स्पेसिफिक जनरेशन की बात करें तो आप उसको डिफाइन करेंगे, आप टर्म को स्पेसिफिक बनाएंगे. तो आपने यहाँ देखा कि उन्होंने स्क्रीन मीडिया एक्टिविटी का वर्ड यूज किया, और फिर उन्होंने उसकी अपनी डेफिनेशन जो वो थ्रू आउट द पेपर यूज करेंगे उसको बता दिया कि उसमें टीवी देखना, वीडियोस देखना, वीडियो गेम्स खेलना और सोशल मीडिया को यूज करना, ये सारा कुछ आता है. और उसके बाद वो उसको अगेन डिफाइन कर रहे हैं, और यू सी के दे आर रेफरिंग पीपल एवरीवेयर. As many as 99% of the adolescents use the internet, approximately 85% engage in electronic gaming. Again, this is not coming from them, it's coming from another study. 97% of US youth have at least one electronic device in their bedroom. Again, आपके पास एक रेफरेंस आ गया है. तो अभी बार बार ये चीज आपको हाईलाइट कराने का मकसद क्या है कि अभी तक आपने अपने आइडियाज लिख लिए हैं सारे, दे आर प्योरली योर्स. आपने उन्हें पॉलिश किया, आपने उन्हें रिफाइन किया है, लेकिन वो हमने अभी उसको क्रेडिबल नहीं बनाया. वो आपके लिए सीरियस हैं क्योंकि वो आपके काम की बेस तैयार कर रहे हैं. लेकिन जब आपने अब किसी और को प्रेजेंट करने हैं, चाहे आपने उससे हेल्प लेनी है, गाइडेंस लेनी है, आप चाहते हैं कि वो आपको सुपरवाइज करें, डायरेक्शन दें, तो आपने सीरियस काम कैसे करना है कि आपके टॉपिक की इम्पोर्टेंस, वाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, और इस पे पिछला कितना काम हुआ है वो आप स्टडी करेंगे.
उस काम में क्या ऐसे मसले हैं जो स्टिल आपको काम करने की जरूरत है, और वो सारा आप कैसे लिखेंगे, ये आपके लिखने का तरीका है। ओके, उसके बाद उन्होंने बताया, अब ये वो गैप्स आइडेंटिफिकेशन की बात आ गई। पहले उन्होंने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्ड की है, अब वो गैप बता रहे हैं। रिलेटिवली फ्यू स्टडीज हैव एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एसएमए एंड द ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन। वो कह रहे हैं कि बहुत कम स्टडीज ऐसी ही हमें मिली हैं जो कि ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्क्रीन मीडिया एक्टिविटीज के साथ एसोसिएट करती हैं। अब ये उन स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे। जो मिली हैं वो सारी ने रिपोर्ट करनी पड़ेंगी, जो जो अभी तक, ये 2019 का पेपर है, तो 2019 से पहले, ये 19 का ही था ना, हाँ, उनको जो जो भी स्टडीज मिली हैं वो सारी यहाँ लिखनी पड़ेंगी। तो अब उन्होंने बताया कि भी बहुत कम स्टडी है, इन वन स्टडी दिस 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 हैपन, और फिर रेफरेंस आ गया। फिर अमंग यंग एडल्ट फीमेल एक अदर स्टडी की गई, उसका ये रेफरेंस आ गया। फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग स्टडीज है प्रोवाइडेड सम एविडेंस, कुछ और स्टडीज थी, उनका ये रेफरेंस आ गया। फिर उन्होंने ये बताया कि अब ये स्टडीज हैं तो फिर भी हमें काम करने की क्यों जरूरत है। However, there are no large studies in youth in general and pre-pubescent, that means के जो अभी puberty hit करने से थोड़ा सा पहले, focused on SMA and structural और function brain characteristic। वो कह रहे हैं जेनेरिक स्टडीज तो हैं, कुछ फीमेल्स पे हैं, कुछ इस एज ग्रुप पे हैं, 18 ईयर ओल्ड्स पे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी प्री टीन्स पे कोई ऐसी स्टडी नहीं मिली, और इसलिए हम ये काम करना चाह रहे हैं। तो ये उन्होंने गैप आइडेंटिफाई किया। बिल्कुल आप लोगों ने भी अपने टॉपिक्स को इसी तरह ही सोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं। पहले 2 से शुरू कर लें, 5 ले लें अगर आपके लिए आसान है, 10 ले लें अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, उनको पढ़ें, उनको समराइज करें और बताएं कि उन्होंने ये काम किया। लेकिन अभी भी मुझे, अगर तो आपको अपना आंसर मिल जाए तो आप सिर्फ उन्हीं का काम बता दें कि भाई ये मेरा क्वेश्चन था, ये मैंने 10 पेपर पढ़े, और इसको हम रिव्यू पेपर कहते हैं जो मैंने पहले खोला था। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं मिलता, फिर आप इस तरह बताएंगे कि भाई ये सारा कुछ मैंने समराइज कर दिया, हाउएवर दिस इज स्टिल मिसिंग, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू डू दिस वर्क दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। एनीवेज, ये कुछ और उस पे लिटरेचर को समराइज कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा इवन फ्यूअर स्टडीज हैव एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एसएमए एंड ब्रेन स्ट्रक्चर एंड हेल्दी यूथ। बेसिकली दे आर बिल्डिंग के क्यों इस पे अभी तक कम काम हुआ है, इसीलिए हमें काम करने की जरूरत है। और फिर बिल्कुल आखिर में आके फिर वो अब अपना काम डिसाइड करेंगे। ये लास्ट स्टडी, हाउएवर दिस स्टडी हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ये भी एक फ्लॉ हो सकता है कि किसी ने एग्जैक्ट वही काम किया जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप वो काम 5,000 लोगों पे कर रहे हैं और वो उन लोगों ने वो काम 10 लोगों पे किया था। तो दैट्स स्टिल समथिंग दैट यू आर एडिंग। The goal of this investigation was to determine whether SMN this. Moreover, the second goal was this. Okay, we hypothesized that those individuals engaged in relative to those with less SMA exposure would show greater maturity in sensory motor areas, lower cortical thickness associated with this. Moreover, based on emerging findings of, अच्छा, ये उन्होंने बेसिकली सारा अपना बिल्ड कर दिया। जो अभी तक आप लोग काम करें प्रपोजल में, आप यही काम करेंगे डिटेल में, क्योंकि जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो आप उसको श्रिंक करके लिखते हैं। ये आपके, ये जिस किसी ने भी पब्लिश किया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली उसके 3-4 साल का काम होगा या 2-2.5 साल का काम होगा, जो उसने एक पेपर में कितने सफ़ों का पेपर है, ये 24 सफ़ों का पेपर है, उसमें कंडेंस किया। तो इसमें आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ब्रीफली आधी आधी लाइन में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आप लोग जब अभी लिखेंगे तो आप डिटेल लिख सकते हैं, आपको भी लैंग्वेज इतनी कंडेंस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपकी मटेरियल एंड मेथड्स की हेडिंग आ जाएगी। इसमें वो एग्जैक्टली बताएंगे कि सब्जेक्ट जो है वो कितने लोगों पे किया था और क्या तरीका था। तो टोटल सैंपल साइज ऑफ स्टडी इज 11,000। फर्स्ट डेटा रिलीज वॉज दिस यूथ एंड द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस। तो वो कह रहे हैं कि टोटल तो स्टडी में इतने पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन हमने सिर्फ पहली रिलीज का डाटा यूज किया जिसमें 4,000 पार्टिसिपेंट है, और हम इस पेपर का जो एनालिसिस है वो इस पे कर रहे हैं। ये उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है, अगर आपने इन पार्टिसिपेंट्स के बारे में और बातें पढ़नी है तो ये लिंक खोल लें और वहां पे आपको डाटा की और डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर उन्होंने इसका पूरा तरीका बताया है कि हमने क्या उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। Youth were asked to indicate how long they were engaged in the following activities. वो टीवी कितनी देर देखते हैं रोज, कितनी वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब कितनी देखते हैं, फेसबुक। हमने बेसिकली उन्होंने अपना पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है।
अपना सारा, फिर उनकी कॉग्निशन हमने कैसे असेस की, हमने NIH टूल बॉक्स का कोई टेस्ट लिया, IQ टेस्ट लिया, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, हमने उनमें से कौन सा टेस्ट लिया, उन्हें कहा वो टेस्ट करे, उसके रिजल्ट्स हमने रिकॉर्ड किए। इसके अलावा उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमने उनके कोई इमेजेस लिए, कोई किसी किस्म के स्कैन्स जो हैं वो लिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पे मटेरियल्स एंड मेथड्स में वो बताएंगे। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में अब जब डेटा सारा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, फिर उस डेटा के साथ किया क्या, कौन सी टेक्निक लगाई, ये सारा कुछ वो आ जाएगा जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फॉर द स्कोप ऑफ दिस कोर्स आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका रिजल्ट सेक्शन। तो अभी तक आप देखें कि कहीं पे कोई ओपिनियन नहीं है, सारा कुछ बिल्ड हो रहा है बहुत ही टेंजिबली और मैथमेटिकली। उसके बाद रिजल्ट्स में भी आप देखेंगे कि दे वोंट से कि वी थिंक इस वजह से इस तरह है, दे विल जस्ट रिपोर्ट यू नंबर्स कि जब हमने वो मेथड्स रन किए तो ये हमारे रिजल्ट्स आने लगे, 1% वेरिएंस था, ग्रेटर देन दिस था, दैट था, ये सारे आपके इस तरह के रिजल्ट्स आप ये देख रहे हैं कि हर जगह नंबर्स ही नंबर्स हैं, देर आर नो ओपिनियंस हेयर। फिर शुरू होता है डिस्कशन सेक्शन। यहाँ पे आप उन नंबर्स की बेस पे, जो नंबर्स आपने ऊपर देखे हैं, आप कोई कंक्लूजन या ओपिनियन दे सकते हैं। और वो ओपिनियन आपने स्टिल दूसरी स्टडीज के साथ कंपेयर करना होता है कि अगर आपका ओपिनियन जो है वो दूसरे लोगों के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप प्रीवियस स्टडीज अगेन यहाँ पे रेफर करना शुरू कर देते हैं। आप देखें अगर आप रिजल्ट सेक्शन में जाएं तो आपको यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा किसी और ऑथर का, क्योंकि आप प्योरली अपना काम जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। फिगर नंबर आ रही है, इक्वेशन नंबर आएगी, इस तरह की चीजें आएंगी, लेकिन आपके पास कोई ऐसा पेपर का रेफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये आप अपना काम जो है कि हमने ये क्वेश्चन बनाया, लोगों से ये सवाल पूछे, उसका ये हुआ। लेकिन जैसे ही आप डिस्कशन में आएंगे, अब अगेन आप अपनी ओपिनियन देने की तरफ जा रहे हैं, तो यू नीड सम काइंड ऑफ बैकिंग। और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे अगेन रेफरेंसेस आने शुरू हो गए, ऑथर्स के नाम आ रहे हैं, ईयर आ रहे हैं कि भी उन लोगों ने भी इससे मिलता जुलता रिजल्ट निकाला था। तो इसलिए तो आप अभी भी ये नहीं कह रहे कि हमारे ये नंबर आ गए तो दिस बिकम द अल्टीमेट रियलिटी और अल्टीमेट ट्रुथ, और आप सारा कुछ रिपोर्ट एज इज कर रहे हैं और फिर लिटरेचर में अगेन उसकी सपोर्ट ढूंढ रहे हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है कि ये अनोखा हमारे ही ऐसे रिजल्ट आए हैं और इनमें मतलब हमारे रिजल्ट को कोई बैकिंग है। और फिर एक जो मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन आता है डिस्कशन के बाद, यहाँ बाज़ दफा इसकी अपनी हेडिंग होती है, बाज़ दफा इसकी अपनी हेडिंग नहीं होती, ये होता है लिमिटेशन एंड फ्यूचर वर्क का सेक्शन। इसमें जो है ऑथर्स वो ये बताते हैं कि ये हमने स्टडी कर दी, हमारे पास ये रिजल्ट आ गए, हमने उस पर एक काइंड ऑफ अपनी ओपिनियन भी दे दी, लेकिन ये रिजल्ट, ये स्टडीज कब कब ब्रेक डाउन करेगी, कब ये रिजल्ट्स वैलिड नहीं होंगे, इसमें क्या फ्लॉज हैं, इसकी क्या लिमिटेशन है, वो सारा कुछ आपने मतलब यू विल नेवर कॉल योर स्टडी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ। आपने उसके फ्लॉज भी फर्स्ट, अब इसकी पहली लाइन पढ़े, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल असेसमेंट, दिस इज अ स्पेसिफिक टाइम काइंड ऑफ डेटा कि जो वन टाइम मेजर किया जाता है, विच enables establishment of association but does not allow drawing causal inference। वो कह रहे हैं कि हमारा जो सारा एनालिसिस है, आप ये तो कह सकते हैं कि स्क्रीन टाइम एसोसिएटेड है ब्रेन की स्ट्रक्चरल चेंजेस में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि स्क्रीन टाइम कॉज कर रहा है ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करने में। मतलब इतनी सारी मेहनत करने के बाद उन्होंने जो पहली लाइन लिखी है वो ये लिखा है कि हमने जो मेथड अप्लाई किया है, जितना भी काम किया है, उससे हम ये नहीं कह सकते कि सारा कुछ स्क्रीन टाइम की वजह से हुआ है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि समहाउ ये दो चीजें कनेक्टेड हैं, लेकिन व्हाट इज कॉजिंग ऑल दिस वी डोंट नो दैट, बिकॉज हमारे मेथड में वो कैपेसिटी ही नहीं है, हमारे पास वो डाटा नहीं था, उस तरह के टूल्स नहीं थे कि हम इस पे कॉजालिटी पे हम कमेंट कर सकें। उसके बाद वो फिर और अपनी बात स्टडीज कहेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट थोड़े थे, बास कहेंगे कि हमारे मेथड में ये फ्लॉ था, बास कहेंगे हमारे डाटा में ये इशू था। बट एवरी स्टडी नीड्स टू हैव दिस सेक्शन, बिकॉज कोई भी साइंटिफिक स्टडी अगर ये कह दे कि ये दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, तो साइंस वहां रुक जाती है, फिर इसके फ्यूचर में इससे आगे कोई काम निकल ही नहीं सकता। एंड दैट्स अ बैड साइंस, इसको अच्छी साइंस नहीं समझा जाता, उसको क्रेडिबल नहीं समझा जाता, बिकॉज वी बिलीव कि साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज ग्रोइंग। तो कोई भी रिसर्च ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी प्रॉब्लम का 100% हल दे के उसको खत्म कर दे। पीपल विल ऑलवेज कम एंड कीप बिल्डिंग ऑन इट, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या हो सकता है। तो अब आप इसका एंड में देखें, देयर फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन may need to employ complex machine learning approaches aimed at identifying individual level patterns
अब उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर फ्यूचर में किसी ने इससे मिलता जुलता काम करना है तो वो क्या काम है जो वो कर सकते हैं, जो हमने अभी नहीं किया। हमारे रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास डेटा नहीं था, हमारे पास स्किल नहीं था, हमारे पास उस डिपार्टमेंट के लोग नहीं थे जो इस तरह का एनालिसिस कर सकते। तो ये आपको सारी अच्छी पब्लिश स्टडीज ये सारे एलिमेंट्स रखेंगी, एंड दैट्स व्हाई वी रेफर देम एज हाई स्टैंडर्ड स्टडीज। उसके बाद दे विल गिव यू कंक्लूजन, इट्स लाइक काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एज वेल। फिर दोबारा से पूरा पेपर 3 4 5 लाइनों में वो कंक्लूड करेंगे। दे विल गिव यू एनी एक्नॉलेजमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी डिक्लेयर करते हैं। ये आपका एक पूरा जो है source, this is what a good source looks like. It should have all these elements. और again अगर तो source हमारी कुरान है तो then we don't need all this, otherwise किसी भी इंसान ने अगर बात की है तो उसमें ये सारी चीजें as is होनी चाहिए। I think अब मैंने काफी देर से मैं ही बोल रही हूँ। Let's take some questions before we go back to slides, but mainly आज की क्लास was about this. स्लाइड्स में शायद एक दो और बातें हों, लेकिन हमने काफी मेन चीज कवर कर ली है। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो यू कैन स्टार्ट टॉकिंग नाउ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बोलो, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने गूगल स्कॉलर पे ये सारी सर्चिंग तो बहुत अच्छे से बता दी है। मेरी बहुत सारी चीजें मजीद क्लियर हुई हैं, बट मेरा ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि गूगल स्कॉलर और जो रिसर्च गेट है इसमें क्या डिफरेंस है? बिकॉज आई ऑफन विजिट द बोथ और बेसिक डिफरेंस समझ नहीं आया। सो रिसर्च गेट जो है दे उसमें आप अपनी, इट्स लाइक अ सोशल मीडिया फॉर रिसर्चर्स। उसमें हर कोई अपनी प्रोफाइल खुद बनाता है, आपने अपना अकाउंट खुद बनाना है, अपना काम खुद। इट्स मोर लाइक लिंक्डइन और सोशल मीडिया फॉर रिसर्चर्स। तो आपको वहाँ बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं। लेकिन गूगल स्कॉलर या पबमेड या इस तरह की जो ये न्यूट्रल थर्ड पार्टी साइट्स हैं, मतलब इस पे अगर मेरा पेपर है तो वो मैं खुद अपलोड नहीं कर रही, वो ऑटोमेटिकली कहीं पब्लिश हुआ है तो वहां पे आ गया। वो उसकी साइटेशन भी मेंटेन करते हैं वो। लाइक देयर आर एल्गोरिदम्स रनिंग बिहाइंड एंड इट्स न्यूट्रल, इट्स नॉट सेल्फ पब्लिकेशन नहीं है ये। और इसमें काम कहीं पब्लिश होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नजर आ जाएगा। और इसी तरह इनके साइटेशन इंडेक्स या जितनी भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली मेंटेन होती है, उसमें हमारा अपना कोई हाथ नहीं होता। लेकिन जब लिंक्डइन है या रिसर्च गेट है, वहां पे हम अपनी मर्जी से पोस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चीजें डाल सकते हैं, और इस तरह के वो हमें फीचर्स देता है। इट्स मोर ऑफ अ कनेक्टिविटी एरिया रिसर्च गेट। लेकिन अगर कोई पेपर रिसर्च गेट पे अवेलेबल है, क्योंकि अगेन अगर किसी ने पेपर पब्लिश किया है तो अपनी प्रोफाइल पे अगर उन्होंने कहीं से अपलोड करना है तो वो रिसर्च गेट पे अपलोड करते हैं, तो आप जरूर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आपने सर्चिंग करनी है तो आपने गूगल स्कॉलर से करनी है। जी, बहुत शुक्रिया, ये हो गया क्लियर। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? मेरे ख्याल में हम एक रिव्यू पेपर पे गो थ्रू भी कर लें, क्योंकि मैं बहुत एक्चुअली से अभी, ऐसे लोग होंगे जो शायद रिसर्च पेपर को देखें तो सही, लेकिन जब अपना प्रपोजल कंपाइल कर रहे होंगे तो उसमें शायद उनको रिव्यू पेपर ज़्यादा मददगार साबित हो, क्योंकि रिव्यू पेपर जो है वो गैप आइडेंटिफाई तो कर देता है लेकिन वो मेथड्स नहीं देता। मे बी एन इंटरमीडिएट इनको रिव्यू पेपर फायदेमंद हो। नहीं मैं वो करती हूँ, बट आई वांट टू फर्स्ट लिसन टू समवन एल्स बिकॉज आई हैव बीन टॉकिंग एंड टॉकिंग। सो मैं ये, और मैं ये नहीं चाहती कि इफ आई लॉस्ट पीपल, कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आई तो यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस बिफोर वी मूव ऑन। आपको समझ आ गई है तो भी बता दें, समराइज कर दें कि क्या समझ आई है अपने टॉपिक्स के, आप कैसे इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं। और अगर नहीं समझ आई तो आस्क सम क्वेश्चंस बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अगेन। मैं जितना समझ सकी हूँ बस समझ तो गई हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि एक आम बंदे तक ये जो इतनी रिसर्च की जाती है, आप लोगों की इतना एफर्ट होता है, तो ये एक आम इंसान तक ये, जैसे अब कोई इतना एजुकेटेड ना हो तो उस तक ये कैसे पहुंच पाती है रिसर्च? और फिर इस रिसर्च का उसको फायदा कैसे होता है अगर आप लोगों ने कर भी ली है या किसी ने
मैं तो रिसर्च नहीं कर सकती, मैं सिर्फ उसको यानी पढ़ ही लूं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फिर इसको आगे अपने अप्लाई कैसे किया जाता सोसाइटी पे या इसको, ये नहीं वेरी मुझे गुड समझ क्वेश्चन। बेसिकली जब रिसर्च ऐसे बिल्ड होती है ना, तो जितनी भी आप प्रोडक्ट्स देखते हैं, चाहे अगर ब्रेन रिसर्च है, तो आप देखें लॉज बन रहे हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लॉ बना है कि अंडर 16 सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। यूरोपियन कंट्रीज भी आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो रिसर्च की बाय प्रोडक्ट जो है वो होती है कि आप उसको, या तो फोन जैसे आप यूज कर रहे हैं, दैट्स पार्ट ऑफ समवन्स रिसर्च। तो उस पे जब बिल्ड होके इतना श्योर वो चीज हो जाती है, तो या तो वो आपके इस्तेमाल में आ जाती है किसी मशीन, किसी टूल की, किसी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, या फिर ये कि उससे आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, गवर्नमेंट के लॉज चेंज होते हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, ट्रीटमेंट्स चेंज होते हैं। लेकिन अगेन वो एक पेपर की बेस पे नहीं होता, वो बहुत सारे लोगों की एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट होती है। एक टॉपिक पे हम समझने की कोशिश करते जाते हैं, फिर हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि जहाँ पे हम टेंजिबली उसके बारे में कुछ कंक्लूड करके उसे किसी तरह अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, और तब ये आम लोगों तक पहुंचती है जब वो इसके असरात देखते हैं, चाहे वो चीज़ आपको पॉजिटिव उसमें मिले या नेगेटिव। जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि जब इन्वेंट होती है तो वो ईज के लिए होती है कि लोगों को ये आसानियां होंगी, लेकिन जब वो रियल में जाती है तो वो फिर किसी और तरफ निकल जाती है। लेकिन होती है सारा कुछ, जैसे एआई है, इट वाज प्योरली रिसर्च टॉपिक, और ये बड़ा पुराना रिसर्च टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है। लेकिन वो अब जाके हमारे पास ऐसा हार्डवेयर पैरेलल में कंप्यूटर्स बनाने के तरीकों पे रिसर्च हो रही थी, सॉफ्टवेयर पे रिसर्च हो रही थी, फिर वो सब जो डोमेन्स एक सर्टेन एक जगह पे पहुंची, तो हमारे पास वो कैपेसिटी आ गई कि हम एआई जिस फॉर्म में आजकल आप देख रहे हैं उसको उस तरह देख रहे हैं और यूज कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ इट रीचेज टू अ कॉमन पर्सन। लेकिन ये कि इस सारे को आपको करने का क्या फायदा है? आपको करने का, मैंने कल भी ये बताया था कि हमारे लर्निंग आउटकम ये हैं कि जब कोई आपसे रिसर्च का वर्ड बोले या आपको रिसर्च कह के इम्प्रेस करने की कोशिश करे, तो आप उसको क्रिटिकली फौरन समझ जाएं कि उसकी बात में वाकई वजन है या बस वो ऐसे ही हवा में बातें करता फिर रहा है। तो ये अगर आप नहीं भी रिसर्च करते तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना कि रिसर्च कितना सीरियस काम है, कैसे होता है, ऐसे ही कोई भी उठ के कह दे कि मैंने इस चीज पे रिसर्च की और इसलिए मैं बड़ा कोई वो हो गया हूँ, तो ये बेसिकली इस माइंडसेट से निकलने के लिए ये अवेयरनेस जरूरी है। और अगेन अभी जो मैंने पेपर खोला था वो बायोलॉजी का था, बिकॉज आई वॉज कंफर्टेबल इन इट, तो मैंने उसमें, अगर आप लिंग्विस्टिक का खोलें तो शायद मुझे भी समझ में ना आए। तो हर किसी का अपना एरिया होता है, यही कोई आप इस्लामिक स्टडीज का पेपर खोले तो शायद वो आपको भी समझ आ जाए। लेकिन जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है ना, कि जिस तरह रिसर्च करने के बात करने का रिसर्चर्स बात किस तरह करते हैं, क्या क्या चीजें लाजमी होनी चाहिए पेपर में, आप बस अपनी ओपिनियन नहीं बताते, आपकी बात में वजन होना चाहिए, आपने लिमिटेशंस भी आइडेंटिफाई करनी है, आपने बस एक क्लियर कट हुक्म या फैसला नहीं बता देना। आपने कहना है कि ये बात ठीक है जब तक ये चीजें हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं होगी तो हमारी बात किस हद तक सही है हमें नहीं पता। तो आपने ये सारी चीजें मिला के एक पॉलिश्ड रिसर्च, हम्बल, बेसिकली हम्बल होना जो है ना, दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग अ रिसर्चर, कि यू कैन बी रॉन्ग एट एनी टाइम एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट योरसेल्फ, कि आपको खुद ही वो चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है, बजाय ये कि आप ये एरोगेंस दिखाएं कि भी मैंने तो ये रिसर्च कर लिया और अब मैं पता नहीं। तो दिस माइंडसेट के रिसर्च को रिसर्च के तौर पे समझना, ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है एक आम बंदे के लिए, कि जो साइंस को हवा बना दिया गया है या साइंस को इस तरह मिसयूज किया जाता है वो ना किया जा सके। छोटी सी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जी। अभी जो आप एक पेपर दिखा रही थी, मिसाल के तौर पे कोई आपसे क्लेम करता है, उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे स्क्रीन देखते हैं उनका ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोई आपसे कहता है अच्छा इसका कोई सबूत है आपके पास, आप कहते हैं हाँ मैंने एक पेपर पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि जो लोग स्क्रीन यूज करते हैं उनका दिमाग जो है, उन बच्चों का जो ब्रेन है वो तबाह हो जाता है। तो आप के पास अगर ये पेपर हो, आप उसको देखें। इस पेपर के एंड पे उन्होंने ये कंक्लूड नहीं किया कि स्क्रीन देखने से ही बच्चों का दिमाग खराब उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि उनका एक आपस में कोरिलेशन है, एक मैथमेटिकल लिंक है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कॉजेलिटी। तो आपको ये फ़र्क आप बताने के काबिल हो जाएँगे कि अच्छा इस पेपर में तो उन्होंने ये कहा था कि इसकी वजह ये नहीं है, इनका आपस में एक रिलेशनशिप है, इनका आपस में एक ताल्लुक है कोई, या कोई तीसरी चीज़ है जो इन दोनों को की वजह बन रही है। तो इस तरह आप उस चीज़ को
एनालाइज करने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि बंदा कुछ क्लेम कर रहा है या कोई भी आपको कोई बात कह रहा है, वो उसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, या फिर वो उस टेक्स्ट में से अपनी मर्जी का मतलब निकाल के आपको कुछ समझाना चाह रहा है जो कि असल में वो बात नहीं है। तो उस चीज की असल मतलब या असल मीनिंग्स हासिल करने के लिए इन रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ना या रिसर्च को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट या सजेशन या जो भी आप समझे, जैसे ये रिसर्च वर्क इतनी आसानी से पहुंच रहा है जो कि रिसर्च वर्क एक्चुअली नहीं है। यानी ये हमारे पास जो वीडियोस वगैरह हमें मिलती हैं हम बड़े शौक से देखते हैं, और आसान भी है उसको देखना समझना, बहुत इजी है। और हमें उसमें मतलब समझ भी कई बल्कि याद भी रहती है चीज। जब ये रिसर्च वर्क मैं पढ़ूंगी तो शायद मैं भूल भी जाऊं, तो लेकिन वो याद रहता है। तो क्या हम इसको उस अच्छे तरीके से यानी इंटरेस्टिंग वे में नहीं पहुंचा सकते लोगों तक, ताकि जो आम बंदा है जो असल रिसर्च है वो उस तक पहुंचे, वो उसको अप्लाई करे। ये तो बड़ा मुश्किल बड़े पढ़े लिखे लोगों का काम है कि वो इसके ऊपर मतलब घंटों लगाए, कोई ही करता होगा, कोई इंसान करेगा आजकल के दौर में तो कोई भी नहीं करेगा मेरा ख्याल। तो इनको उन तक पहुंचाने का कोई अच्छा इंटरेस्टिंग वे आप निकालें तो ताकि हम लोगों को इसका फायदा हो। अच्छा, इसमें इस्मा ये है कि इंटरेस्टिंग वे ऐसे हैं चैनल, लेकिन मेनली यूट्यूब पे इंग्लिश में इस तरह के कुछ हैं जो साइंटिस्ट ने एक एफर्ट की है, एक नॉलेज को एक्सेसिबल बनाना और नॉलेज को प्रेजेंट करना। लेकिन वो स्टिल उतने इंटरेस्टिंग फिर भी नहीं हो सकते। दे विल बी लाइक पॉडकास्ट कि आप बैठ के सुन रहे हैं, और इस तरह के उसमें बहुत ज्यादा कलर्स और ये चीजें नहीं, क्योंकि आप देखें काम की इतनी डेंसिटी है, और आपने हम्बल भी रहना, आप ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि बस यही अल्टीमेट ट्रूथ है। तो ये बेसिकली रेड फ्लैग्स में कोई भी बंदा अगर इस तरह बात करता है ना कि ये जो मैंने थ्योरी दे दिया या ये जो मैंने बात पेश कर दी है बस यही आखिरी सच है और इसके अलावा कुछ भी और सच नहीं है, तो आपको वहीं से समझ आ जानी चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि ऐसे नहीं, अल्लाह की किताब के अलावा और जो वो सोर्सेज हैं उनके अलावा हम किसी चीज के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। साइंस तो रोज बदल रही है, रोज अपनी पिछली को गलत कहती है। और तो बेसिकली पहली जो ये कोर्स के थ्रू भी हम एफर्ट कर रहे हैं, पहली एफर्ट तो ये है कि लोगों को ये समझ आए कि होते क्या है। बाकी ये है कि यस, बहुत ज्यादा काम होने वाला है इन दैट सेंस, लेकिन स्टिल ये काम मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको बहुत ज्यादा फन बना सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा जो डिटेल्स हैं अगर हम सारा कुछ स्किप करके उन्हें फिर सिर्फ कंक्लूजन ही बताते रहें तो वो तो वही बात है जैसे लोग आगे कर रहे हैं। और अब एक पेपर से आप देखें, जब मैंने ये टर्म सर्च किया 240 पेपर खुला है, उसमें से मैंने सिर्फ एक पेपर खोल के आपके सामने रखा है। तो देयर इज सम लेवल ऑफ सीरियसनेस जो है, जो कि अब हम जो शॉर्ट्स देखने के आदी हो गए हैं और इस तरह की चीजें सुनने के आदी हो गए हैं, वो इसके हमें फेवर में नहीं जा रही। तो कुछ ना कुछ तो बोरिंग और जी डल ये काम करना पड़ेगा, चाहे वो पॉडकास्ट की हद तक हम इसको ले जा सकते हैं, जो कि नहीं अल्लाह करे। बोरिंग, सॉरी सॉरी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बोरिंग और डल ना हो, लेकिन आप एक बंदे को किसी इस एक तरीके से इंफॉर्मेशन तो उस तक पहुंचाए ना सही वाली, कि वो जो जैसे मेरा टॉपिक है मैं अगर उसी के ऊपर बात कर रही हूँ कि जैसे वो एक औरत को पता ही नहीं है, उसको अवेयरनेस ही नहीं है, तो मतलब फिर एजुकेशन का हिस्सा बनाना चाहिए या क्या इसको करना चाहिए? मतलब इसमें मेरा मुझे तो समझ वही नहीं हो गया। इनिशिएटिव नजर आते हैं, जैसे पता नहीं आप लोगों में से किसी ने ह्यूबरमैन लैब को सुना हो, ही इज अ साइंटिस्ट एंड ही वो पॉडकास्ट करते हैं और उनका मकसद यही है कि जो बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च है जो आम लोगों की एक्सेसिबिलिटी में नहीं है या वो बैठ के पेपर नहीं पढ़ सकते, तो वो डिफरेंट ऑथर्स को जिन्होंने वो रिसर्च की होती है उन्हें बुलाते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, वो अपना काम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं आम जुबान में आम लोगों के लिए। तो इंग्लिश में ऐसे काफी सारे मीडिया आप कह लें कि हाउसेस या चैनल्स जो हैं वो अब बन रहे हैं, और वो इसीलिए बन रहे हैं कि अगर लोगों तक 10 साल पुरानी रिसर्च पहुंचेगी तो दैट्स नॉट ओके, कि एजुकेशन जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए। तो लेकिन उर्दू में ये काम अभी तक नहीं हो रहा, और अल्लाह ताला में हिम्मत ताकत दे। हमने जहन में चीजें रखी तो हुई हैं, पर हम कब इस लेवल तक पहुंचते हैं ये नहीं पता। लेकिन हमें लोग चाहिए, आप लोग चाहिए और लोग चाहिए जो इस चीज में, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें ग्रुप ही मिलके करेगा। अब जो अल्जिसर में भी R&D का जो डिपार्टमेंट है उसका भी मेरा ख्याल है यही कैपेसिटी बिल्डिंग ही उसका गोल है कि इसको आगे लेके चला जाए। मैं भी अपने लेवल पे
उसामा भी लाइक वी खैर, आर इन्वॉल्व। अल्लाह ताला बेहतर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, एनीवन क्या? एल्स? जी, मेरा एक क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ना क्वेश्चन रिसर्च के लिए जो सोर्सेज रिव्यू करते हैं तो उसके हवाले से भी, और एक ये भी है कि बुक्स को कैसे रिव्यू करें। इसकी थोड़ा सा मुझे ना ये भी जानना है कि अभी तक जितना मैंने रिसर्च किया है या किसी से रिव्यू करवाया है कुछ भी, तो एक रिव्यू उन्होंने मुझे दिया था। जैसे आईएमएस की टीम ने मुझे खास एक रिव्यू दिया था, और वो पिच भी करते हैं, बाकी सबको भी बोलते हैं करने को, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता मुझसे कि आप कम से कम 3 बुक्स इंक्लूड करें और 10-15 पेपर इंक्लूड करें। 3 बुक का क्राइटेरिया ये हो कि वो आपकी रिसर्च के के अपोजिंग आइडिया भी हो, वो इंक्लूड करें। और 10-15 पेपर वो इंक्लूड करें जो कि आपके एक सवाल बन सकते हैं जब आपके उस रिसर्च को रिव्यू किया जाए, या आप उसको प्रेजेंट करेंगे किसी। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इतना सारा मैं लिमिटेड टाइम में नहीं पढ़ता। इट विल टेक, या तो 8 महीना लगेगा या तो कुछ, इतना टाइम लगता है अगर 3 किताबें पढ़नी है और पेपर भी पढ़ने हैं। और एक ये भी बताइएगा कि अगर हमको जल्दी पढ़ना है तो हम क्या करें, हम कैसे पढ़ा करें, क्योंकि इतने कम शॉर्ट टाइम में इतनी सारी चीजें कवर नहीं हो पाती। आई अंडरस्टैंड। बेसिकली आईएमएस का जो स्ट्रक्चर है, इट्स समथिंग दैट दे आर डूइंग। उसमें उसके पीछे कितनी थॉट है साइंटिफिकली उस चीज को लेके चलने के लिए, मैं तो उस पर कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे जनरली साइंस में ऐसे नहीं होता। आप अपनी एक नीश, एक एरिया डेवलप करते हैं, उसकी बुक्स या अंडरस्टैंडिंग आप, जैसे अगर मेरी एक फील्ड है तो मैं उसी फील्ड में रिसर्च करूंगी ताकि मुझे हर दफा नए सिरे से वो बेसिक किताबें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आईएमएस में मोस्ट प्रॉब्ली आपको टॉपिक्स मिलते हैं, हर दफा एक डिफरेंट टॉपिक होता है, आपको नए सिरे से अपने आप को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है। तो दैट्स नॉट हाउ, like it's not feasible, it's not uh अगेन जो आप फेस कर रही हैं आपको वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी टाइम यू आर वर्किंग, कभी आप इकोनॉमिक्स पे कर रही हैं, कभी आप किसी और चीज पे कर रही हैं, तो आपको वो तो फिर करना पड़ेगा। जो जब आप रिसर्च में एज अ रिसर्चर आते हो तो यूजुअली यू हैव अ वेरी वेरी स्पेसिफिक नीश, और उसमें आप शुरू का कुछ अर्सा बिल्कुल आप अपने आप को बिल्ड करते हो, आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं, कोई स्पेसिफिक कोर्सेज भी लेने पड़ेंगे। लेकिन फिर यह है कि जब आप उस चीज से गुजर जाते हो उसके बाद आपको वो दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ता, फिर आप उसी एरिया के प्रॉब्लम्स टारगेट करते हो। अगर कभी आपके प्रॉब्लम्स किसी और फील्ड के साथ लाइक मिक्स हो रहे हैं, तो आप बजाय ये कि खुद दोबारा नए सिरे से वो फील्ड सीखो, आप उन एक्सपर्ट से राब्ता करते हो जो पहले से ही उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे मरीन ने कल बात की थी कि शी इज फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, वो लैंग्वेज से हैं और उन्हें हदीस और तफसीर और कुरान साइंसेस के एक्सपर्ट से थोड़ी ओपिनियन चाहिए, क्योंकि वो अब वो बैठ के पहले पूरा तफसीर में पीएचडी करें और फिर वो कहें कि अब मैं इसमें से निकालने के काबिल हो गई, अब मैं अपना टॉपिक आगे लेके चलती हूँ, तो ऐसे नहीं होता। इट्स कोलैबोरेशन बेस्ड। आपको अपने डोमेन एक्सपर्ट्स अपने इर्द गिर्द चाहिए होते हैं जब आप मर्ज कर रहे होते हैं डिफरेंट फील्ड्स, और आप अपनी एक टारगेटेड नीश में चलते हैं। उसमें आप पहले अपने आप को बिल्ड करते हैं, शुरू का कुछ अर्सा आप उसमें लगाते हैं, लेकिन उसके बाद यह है कि आपको उसमें उस तरह टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम टारगेट करके उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। तो दैट्स द राइट वे टू डू इट। आईएमएस जो है उसकी रिसर्च इज नॉट इक्वल टू साइंटिफिक रिसर्च। इट्स मोर लाइक उसको करने का और माइंडसेट है, उसके पीछे और थॉट है, तो उसको हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते। और वो फिर वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों ये प्रोसेस ऐसे रखा है, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट। और अगेन इट शुड बी अ टीम एफर्ट। रिसर्च अगर आप पीएचडी भी कर रहे हैं, आप मास्टर्स भी कर रहे हैं, तो आपके साथ सुपरवाइजर अटैच होते हैं, आप उससे आगे भी चले जाएं तब भी आपके साथ या स्टूडेंट्स अटैच होते हैं या आपसे सीनियर अटैच होते हैं। तो यूजुअली ये काम जो है वो टीम्स की, लैब्स की शक्ल में होता है। इंडिविजुअल्स कभी इस तरह बैठ के नहीं करते कि हर रोज हर 2 महीने बाद एक नया टॉपिक लें फिर उस पर पूरी किताबें पढ़ें, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। जस्ट लाइक यू हैव आइडेंटिफाइड कि ऐसे हो नहीं सकता। आप बेसिकली आप फिर वो स्किल एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। अगर मैंने आईटी में या मैंने इस एरिया में 10 साल गुजारे हैं, तो जो मेरी डेप्थ है आपके पास वो डेप्थ, अगर आप पूरा साल भी रोज किताब भी पढ़ लें तो वो आप डेप्थ नहीं बना सकती।
तो उससे बेहतर ये होता है कि आपके पास कोई ऐसा कनेक्शन हो जो वो गैप्स आपके फिल करे, आपको वहां पे सपोर्ट करे और आप अपना काम जो है वो आगे लेके चले। ओके, सो मतलब अगर एक स्पेसिफिक निश में मेरी रिसर्च होगी या मैं अलग से रिसर्च की फील्ड में जाऊं किसी टॉपिक पे बेस, तो फिर ये इशू नहीं आएगा, राइट? जी, उसमें आप अपने आप को एक एरिया में बिल्ड करेंगे और फिर बाकी आपका एक सपोर्ट सिस्टम होगा जो आपको लेके चलेगा साथ, और फिर आप रिसर्च आगे लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। उसमें ओवरऑल आपको रिसर्च करनी बेसिकली आनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे डोमेन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, किसी ऐसी टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो जो आपके जो नीश है या जो आपकी एक्सपर्टीज है उससे डिफरेंट है। बट एज लॉन्ग एज अगर आपको रिसर्च करनी आती है तो आपको पता होगा कि कोलैबोरेट कैसे करना है, या वो आपको कोई अगर सोर्सेज रिकमेंड कर रहे हैं या कोई चीज़ बता रहे हैं तो उनको आपने वेरीफाई कैसे करना है, उनको आपने बेसिकली अपनी रिसर्च में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। तो इसलिए ये जो इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद है कि एक रिसर्च करने की हमें रूटीन और एक तरीका समझ आ जाए, ताकि हम उस पूरे प्रोसेस से गुजर सकें और फिर फ्यूचर में किसी के साथ अगर कोलैबोरेट करना है, किसी टीम में काम करना है तो वो हम इजीली कर सकें। ओके, एक्चुअली मेरे को जाना है एक्चुअली एक ऐसी रिसर्च फील्ड में, मैं इसीलिए कोर्स भी अटेंड करी। तो आपने एक क्लैरिटी दे दी मुझे, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत नीडेड था ये समझ में। अ, अब मेरे लिए बेटर हो जाएगा कि मैं आपके साथ एक क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकूँ, उसे कनेक्ट कर सकूँ students से, इंशाल्लाह। वाह, और जो भी हमने रिसर्च पेपर की एक हायरार्की भी पढ़ी है, इसमें भी कि आपको हर पेपर खोल खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही, अगर आपकी एक फील्ड है और आपको लैंग्वेज, जैसे अभी इसमें बहुत ज्यादा स्टैट्स की और मेडिसिन की वोकेबलरी थी तो आपको शायद मुश्किल लगा हो, लेकिन जब आपके अपने एरिया की होगी तो आप पहले ही जाके एब्स्ट्रैक्ट या इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये पेपर आपके जो अभी करंट प्रॉब्लम एट हैंड है उससे कितना रेलेवेंट है। और आप आइडेंटिफाई कर लेंगी कि ये एक स्ट्रॉन्ग पेपर है, ये मेरे ही प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है, मुझे इसको बाकी को पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। और फिर उसको आप, अगर तो वो आपसे रेलिवेंट है, आप उसको साइड पे करके फिर, तो आपको हर, मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास 1500 पेपर आ गए तो आपने हर एक को देखना है। आप उनकी साइटेशंस की बेस पे, उनकी सोर्स की क्रेडिबिलिटी की बेस पे, और फिर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट या इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ्स पढ़कर आप उसमें से पिक एंड चूज करेंगे, एंड दैट शुड बी अनफ फॉर यू। कि आपको इतना लाइक वही कि आपका एफर्ट और काम रिड्यूस होता जाता है जैसे ही आप एक फील्ड में जब आप ग्रो करना शुरू करते हैं, तो फिर वो आपके लिए एफिशिएंट हो जाता है करना काम। ओके, इनको वो टेबल दिखा दे, जो एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड थी ना, एक टेबल जो था, उससे एक थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं 1 मिनट शेयर करती हूँ स्क्रीन। ये बेसिकली आप फिर उसमें से स्लाइड्स नजर आ रही हैं। इसमें बेसिकली आप फिर उसका टाइटल, ऑथर का नाम, किस ईयर में था, जर्नल है, किस तरह का है, आप उसके सोर्स के बारे में कमेंट्स, और फिर ये कि आपको कैसे वो अपने से रेलिवेंट किया। इस तरह के आप 5 6 7 8 पेपर जो हैं वो कर लेते हैं स्टोर। और अगेन आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ता जाएगा, आपने फिर बाद में उसके मेथड्स पे कमेंट करना है तो फिर आप मेथड सेक्शन खोल लेंगे। लेकिन इनिशियली आपने सिर्फ ये देखना है कि पेपर आपसे रेलिवेंट है और उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है, क्या प्रॉब्लम टारगेट किया है। तो उतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी होती है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करते जाते हैं, उनको डेप्थ में अंडरस्टैंड करते हैं। पहले जिंदगी में जब आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेपर पढ़ेंगे तो वो बहुत मुश्किल लगेगा, चाहे वो आपकी अपनी फील्ड ही हो। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपकी एक प्रैक्टिस बनती जाएगी तो 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको एक पेपर को रिव्यू करने में और उसको समझने में। 5 से 7 मिनट का काम होगा। फिर अगेन, अगर अगर मुझे अभी मेरी फील्ड का पेपर मिले तो मैं इतनी देर में करूंगी, और अगर मुझे किसी और फील्ड का पेपर मिले तो फिर मुझे 2 घंटे भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ये फिर डिपेंड करेगा। ओके, जी। ओके। ये बेटर हो गया, ये टेबल से ज्यादा और बेटर हो गया कि एक जगह इस तरीके से रखते हैं। तो इससे एक और सवाल आया था ऋतु फुले आपके लिए, कि आपका पिछला सेशन ना मैंने लिया था, और उसी तरह से मतलब मैं अब करती हूँ। स्टेप्स मैंने लिख लिए और मैं उसको चेकलिस्ट बना के काम करती हूँ।
टॉपिक कीवर्ड पेपर। तो उसमें ना आपने एक इम्पोर्टेंट चीज बताई थी कि डीओआई लिंक आप लोग सेव किया करें। आई थिंक कि वो चेंज नहीं होता और वो मूव नहीं होता, उस तरीके का कोई लिंक होता है। मैंने वो जो सोर्सेस कुछ रेफर की थी तो उनका वो सेव किया था, बट फिर भी वो चेंज हो गया था। लाइक वो लिंक वहां से मूव हो गई थी। तो इज इट लाइक समथिंग कि वो मूव हो सकता है और आप कोई डीओ मतलब है। वेब, हाँ जी, डीओआई लिंक डीओआई सेव इज किए। यूजुअली डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो चेंज होना तो नहीं ओके चाहिए। इट्स वेरी ओके। लाइक आपका एक पेपर जब पब्लिश होता है तो उसे डीओआई उस टाइम असाइन हो जाता है और वो फिर वही रहता है डीओआई। तो यूजुअली लाइक आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट लाइक दैट, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो आप मेरे से शेयर करें ताकि मेरे भी इल्म में ठीक। इजाफा हो। लेकिन चूंकि इसका ये ठीक। डीओआई स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, सो ये जैसे हमारा आईडी कार्ड है ना, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगर यही चेंज हो जाना फिर तो इसका कोई मकसद ही नहीं ना बनता। ठीक है, मैं आपसे शेयर कर दूंगी, तो मैंने सेव से ये हो सकता है कि वो लिंक ब्रोकन हो, पेपर उधर पड़ा ना हो, लेकिन उसका डीओआई नंबर आप उसी डीओआई नंबर से सर्च करें तो कहीं और आपको मिल जाएगा। लिंक बाद दफा ब्रोकन हो सकता है कि वो वेब पेज ना लोड हो रहा हो, लेकिन डीओआई नंबर इटसेल्फ चेंज होने की कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन मुझे शेयर कीजिएगा, मैं देखती हूँ उसको। ओके जी जी, लिंक में ही इशू है, मैंने लिंक शेयर सेव करा हुआ है। मैं कर दूंगी, फिर भी आपसे फिर हाँ, नहीं कर। ठीक हो। ठीक। थैंक यू। जी शाजिया। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसका मतलब ये है कि जो हम रिसर्च पेपर जितने ये सारे आपने दिखाए थे और अच्छे खासे जबकि लंबे भी हैं, तो ये हम ये सब सही तो नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये बिल्कुल सही होंगे? यानी अगर मैंने रिसर्च की किसी भी एक चीज के बारे में तो वो फाइनल नहीं है, वो आगे पीछे हो सकती है, इसका ये मतलब है? फाइनल हम इसको गलत भी नहीं कहते और फाइनल का हम्म वर्ड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टडी की अगेन कुछ हम्म अजम्पशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो यूनिवर्सली कोई चीज टेस्ट की नहीं जा सकती। कि फॉर हम्म हम्म एग्जांपल मैंने 10 लोगों का सैंपल लिया, वो 10 के 10 पाकिस्तानी हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस बेस पे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हो सकता है आप एशिया से बाहर जाके यही सेम काम एक्सपेरिमेंट करें तो आपके रिजल्ट चेंज हो जाए। हम्म या फिर मेरा डेटा कुछ बाज दफा, जैसे ये अभी स्क्रीन टाइम से रिलेटेड था, तो ये इनको एक खास किस्म की हम कल स्टडीज की टाइप पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि जो कॉजेशन या जब आपने कॉजल एनालिसिस करना होता है, किसी चीज की कॉज ढूंढनी होती है, तो आपको रैंडम स्टडीज चाहिए होती हैं। रैंडम का मतलब ये है कि आप जो सैंपल ले रहे हैं उसमें कोई पैटर्न से आप पिक एंड चूज नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप अपने इर्द गिर्द क्वेश्चन एयर बनाती हैं रिटायरमेंट से रिलेटेड, तो आप अगर अपनी फैमिली को भेज रही हैं तो ये सैम्पलिंग बायस है। कि मतलब इस पेपर में सारे वो लोग हैं जो शाजिया को किसी ना किसी तरह जानते हैं, ये रैंडम सैंपल नहीं है। तो जब आपका सैंपल जो है ना वो इस तरह किसी भी वजह से लिमिटेड होता है, तो आपने उसे आइडेंटिफाई करके ये बताना होता है कि इस वजह से, बिकॉज इस सैंपल में ये इशू था। तो अब मैं कॉज पे मैं ये कह सकती हूँ ये दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट करती हैं, जब ये ए होता है तो बी भी होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ए की वजह से बी हो रहा है या बी की वजह से ए हो रहा है। तो इस तरह की ये अगेन मेथोडोलॉजी में ये बारीकियां हैं, कल के लेक्चर में हम किसी हद तक इसे कवर करेंगे। बट यस दैट्स ट्रू एंड दैट्स व्हाई आप देखती हैं कि साइंस, अक्सर लोग इस बात पे तंग भी होते हैं कि कभी साइंस ये कहती है फिर वो कहती है कि नहीं इसका तो कोई फायदा नहीं है, इसका तो उल्टा नुकसान है, फिर ये चीज आ जाती है। फिर आपने अक्सर सुनी होगी ये बात लोगों को करते हुए कि भाई कल तक तो साइंस ये बात कह रही थी तो आज साइंस ये बात कह रही है। पता नहीं, मेरे अम्मी अब्बू तो अक्सर मुझे, क्योंकि मैं हूं तो वो फिर मुझे पता नहीं छेड़ने के लिए करते हैं या मुझे ये बात सुनने को मिलती है कि भी साइंस की तो रोज ही नई स्टेटमेंट आ रही होती है। बट दैट्स व्हाट साइंस इज, एवरी डे वी आर लर्निंग। और जैसे ही हमारे पास ज्यादा इक्विपमेंट अच्छा होता है, जैसे पहले हमारे पास इतने लोगों का डाटा या इतने लोगों से कम्युनिकेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो अब जैसे जैसे डाटा सेट बड़े होते जा रहे हैं, डाटा को प्रोसेस करना आसान होता जा रहा है। अब हम जब सेम चीज दोबारा रन करते हैं तो रिजल्ट बदल जाते हैं, रिजल्ट बदल जाते हैं तो आपने उसे डिक्लेयर करना है कि रिजल्ट तो पहले जैसा नहीं आ रहा। और इसमें ये वजूहात हैं कि ये नहीं आ रहा, अब हमने मेथोडोलॉजी चेंज की है, लोग पहले 10 थे अब 2000 लोगों पे किया है या 2 लाख लोगों पे किया है। तो फिर ऐसे साइंस, दैट्स व्हाई साइंस इज कॉन्टिन्यूस इवॉल्विंग, और ये खूबसूरती है साइंस की
इसलिए मैंने पहले भी जो बात की कि जब कोई साइंस का नाम लेता है और हम्बलनेस शो नहीं ना करता, वो मुझे समझ नहीं आती कि हाउ कैन यू बी साइंटिस्ट एंड यू आर नॉट हम्बल. It does not make any sense. Every single day you are proving yourself wrong and you are building up on your yesterday's truths, and still आप में इतनी एरोगेंस है कि आप कहते हो कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ और इससे आगे कुछ नहीं है. अक्सर जो एथियस्ट हैं, जो साइंस के नाम पे खुदा की एग्जिस्टेंस डिनाई करते हैं, यहाँ कई पाकिस्तान की लैंडस्केप में भी कई ऐसे लोग हैं जो साइंस का नाम लेके बहुत कुछ ऐसे पेश करते हैं, तो वो इसलिए समझ नहीं आती, बिकॉज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव आइडेंटिफाइड इट्स नेवर फाइनल, इट्स ऑलवेज लाइक वी आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूसली लर्निंग एंड वर्किंग एंड गेटिंग बेटर. अच्छा, इसमें आपकी जो बात पे जो बात कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, आप अपने पेरेंट्स की बात बता रही हैं. ये बात बिल्कुल सही है कि हम भी यही सुनते रहते हैं कि जैसे एग के बारे में, अंडे के बारे में, कि आज वो कहते हैं आज सही है फायदेमंद, कल कहते हैं नहीं सही है, फिर कहते हैं सही है, फिर कहते हैं फायदेमंद है, फिर इसी तरह कॉफी के बारे में भी, कैफीन के बारे में भी कहते हैं कि अच्छा है, कभी फायदेमंद होता है कभी नहीं होता. ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली कि ये चीजें चेंज होती है. अच्छा, लेकिन फिर एक बार बताएं कि फिर एक तो सवाल ये उठते हैं मुझे, जैसे मुझे आ रहा है कि आप फिर हम क्यों करें जब हमें पता है कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, कोई उससे कोई फाइनल रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, कि हो सकता है आज वो सही हो रहा हो 10 लोगों पे या 1000 लोगों पे सही हो जाए, हो गया, लेकिन हो सकता है कि दुनिया किसी और कोने पे वहां पे वो बिल्कुल ही उलट हो रहा हो उसका रिएक्शन. तो बेसिकली सही हो या गलत हो, जो रिजल्ट है हम्म वो स्टिल मैटर करता है. अगर आपने ये भी साबित कर दिया ना कि ये गलत है, तो आपने कुछ हम्म सीखा ही, तो आपने स्टिल एक बात आइडेंटिफाई की है. मसला तब आता है जब आप जेनेरिक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आम लोगों तक पहुंचती है और वो उसको साइंस, अगर आप पेपर में पढ़ेंगे ना, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कॉफी के ये फायदे हैं और ये हर किसी के लिए हैं. लेकिन जब ये आम जुबान पे बात पहुंचती है तो वो इस तरह बन जाती है. साइंटिफिक जो कम्युनिटी है वो बताती है कि अगर लोगों में ये करेक्टरिस्टिक होगी, मे बी ये एज ग्रुप होगा या उनकी डेली की हैबिट्स ऐसी होंगी, उनके डीएनए में सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे होंगे, फिर वो कॉफी पियेंगे तो ये असरात आएंगे. वो ट्रुथ अभी भी उधर ही है. लेकिन जब वो एक पब्लिक में बात पहुंचती है तो पहुंचती है कि बस कॉफी पी ली तो ये हो गया, या कॉफी छोड़ दी तो ये हो गया. और इसी तरह जब साइंस में चाहे नेगेटिव रिजल्ट हो या पॉजिटिव रिजल्ट हो, कि आपको चाहे ये पता चला है कि ये बात गलत है या सही है, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है. कि कोई चीज ये पता चल जाए कि ऐसे नहीं होता, तो वो भी तो आपकी समझ में इजाफा कर रही है ना. साइंस का तो यही मकसद है. तो इसमें अगर फिर आप वो बात भी नजर आती है ना कि जैसे हजरत अली का कौल आता है ना कि मतलब मैंने अपने अज़म को टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना है. तो ये वही चीज है कि आप जैसा कह रहे हैं ना कि हम्बलनेस आती है, तो ये वही वाली चीज के बारे में बात है ना, कि आपको बिल्कुल, अल्लाह मुझे तो है ना. यही लगता है कि आपको, कि अपने नॉलेज की आपको, कि आपने इतने एक साल लगा के एक चीज पे किया हम्म और बताओ आप उससे हम्बल नहीं हो रहे, तो बिल्कुल मुझे तो यही लगता है कि आपको अपने इल्म की वक़्त और औकात के आप में, कि लोग, अगर आपने ये समझ लिया कि आप साइंटिस्ट हो या आपने पीएचडी कर लिया तो आप बड़ी कोई चीज हम्म हो, या आप अब किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, तो ये मुझे हम्म. साइंस से निकलता नजर नहीं आता. बिकॉज एवरी सिंगल डे या तो आप अपने आप को गलत साबित कर रहे हो या किसी और को गलत साबित कर रहे हो. सही बात है. जजाकल्ला. नहीं, आपने चीजें अच्छी बताई है जो आपने से, कि मेरा भी कल तक ये सवाल था कि मैं कहाँ से ढूंढूं, किधर से ढूंढूं, इसलिए कि आपने कहा चैट जीपीटी को भी नहीं देखना, पॉडकास्ट भी नहीं देखने, व्हाट्सएप भी, मतलब ये सब चीजें नहीं देखनी है. और मुझे लग रहा है कि बुक्स भी नहीं पढ़ने से, कि बुक जो कोई लिखता है एक अपना, वो अपनी इंटरप्रिटेशन उसकी अपनी होती है, उसकी अपनी सोच होती है जो लिखता है. तो लेकिन जो ये आपके जिस तरह से आपने स्कॉलर्स में गूगल स्कॉलर बताया, तो वो काफी हेल्पफुल होगा, इसलिए कि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था. जी. तो जजाकल्ला. और असल एकेडमिक. असल में इसके पीछे जो जो भी उज़मा जो बात आ रही थी, वो भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि एक रिसर्च पेपर जो होता है, उसका एक प्रेमिस होता है, उनका एक स्कोप होता है, और उस स्कोप के अंदर रह के, उस प्रेमिस के अंदर रह के वो अपने सवाल का जवाब ढूँढते हैं। वो ये कभी एब्सोल्यूट चीज़ क्लेम नहीं करते वो। वो एक क्वेश्चन ढूँढते हैं, उस क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर्स डेटा से बताते हैं, और उसके बाद अपना एंड पे कंक्लूजन दे देते हैं कि इस डेटा की बेस पे हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन हम ये बातें, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम क्लेम नहीं कर सकते या हमें नहीं पता, उसके लिए आपको फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है। तो मसला ये आता है कि जब कोई बंदा उस चीज़ को, उस रिसर्च पेपर को बयान कर रहा होता है अपने अल्फाज में, या कह रहा होता है किसी किसी लेक्चर में, किसी पॉडकास्ट में, किसी वीडियो में, तो वो उसको, उसकी सिर्फ वो चीज़ हाइलाइट बयान करेगा कि इसमें क्या पता लगा। वो ये नहीं बताएगा कि इसमें क्या पता नहीं लगा।
तो चूंकि हमारा दौर ऐसा है सोशल मीडिया का कि कोई चीज़ हाइप पकड़ लेती है, तो वो जो चीज़ पेपर बता रहा है या कभी-कभी पेपर नहीं भी बता रहा होता और उसको एक बंदा अपने अल्फाज में बयान करता है, तो वो फिर एक कॉमन बात बन जाती है। तो इस बेसिकली इस मिसइंटरप्रिटेशन को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ये कल्चर है कि रिसर्च पेपर्स को समझना, कि रिसर्च पेपर में से चीज़ जो है यील्ड कैसे करनी है, निकालनी कैसे है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आम आवाम को जब तक समझ नहीं आएगी, तो फिर लोग अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करके, इंटरप्रेट करके और चेंज चेंज भी कर सकते हैं, कुछ हद तक कर भी देते हैं लोग। वो फिर कुछ भी बताते रहेंगे आपको। जैसे टेड टॉक वगैरह होती है, तो वो भी ज्यादातर कौन करता है? वो भी तो अपना एक पूरा एक डिसीजन बता रहे होते हैं पूरा ना, कि हमने ये किया और इससे ये और इससे ये करके। तो उसके अंदर भी इस तरह से चीजें होती है ना, वो भी तो इसी तरह की बातें बहुत सारे कर रहे होते हैं। तो वो भी मेरे ख्याल से इतनी ऑथेंटिक होती है या नहीं होती? फिर उसको भी आप मान सकते हैं या नहीं? ऑथेंटिक हो सकती हैं, उनका ये है कि वो एक आपको एक व्यू दे रहे होते हैं या एक लेंस से चीज़ों को दिखा रहे होते हैं। आप चीज़ों को डिफरेंट लेंस से भी देख सकते हैं। अगेन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप टेक्स्ट रीड करें रादर देन ऑडियो सुनें, वीडियोज़ देखें, लेक्चर सुनें। लेक्चर्स वगैरह आपको चीज़ें बताते हैं, बट दे ओनली गिव यू वन लेंस, कि उसके उस एंगल से आप चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने चीज़ों को न्यूट्रली देखना है और हर एंगल से देखना है, तो फिर आपको वही बात है कि टेक्स्ट को देखना पड़ता है या जर्नल्स को देखना पड़ता है या सोर्सेज को देखना पड़ता है। ठीक ठीक। एक क्वेश्चन मेरा है कि जब हम इस्लामिक कोई रिसर्च वगैरह करते हैं, तो इस्लामिकली तो कोई बात एक, अब उसका नतीजा तो निकाला हुआ है ना, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई बात बता दी है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों ही एक बात हो रही थी कि चीज़ों की तासीर गर्म होती है या सर्द होती है, तो वो कुछ कहते हैं जी अब इस साइंस तो इस बात को नहीं मानती। तो फिर हम अब इस नतीजे पर तो हम पहुंचे हुए हैं ना, तो हम इसको साइंस के थ्रू तो साबित नहीं कर सकते कुछ चीजों को। तो फिर हम उसको कैसे, यानी अगर उसके ऊपर रिसर्च करने बैठेंगे, तो फिर अगर उसमें रिसर्च में वो रिजल्ट हमें ना प्रूव हुआ, तो हम मानेंगे तो हम इस्लाम को ही ना। तो फिर इसमें हम अनबाइस्ड तो नहीं हो सकते, कहते जी रिसर्च में बायसनेस नहीं होती। हम तो फिर मानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी और सर्दी होती है, कि एक हदीस है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिला के खाते थे। तो किसी ने पूछा कि आप ये खाते, तो उन्होंने कहा कि मैं तरबूज के की सर्दी से खजूर की गर्मी को काटता हूँ। यानी हम का वर्ड यूज किया हुआ है उधर उस हदीस में। तो इसका मतलब यानी चीजों में गर्मी की सर्दी की तासीर होती है। अच्छा, उसमें इसमें ऐसा है कि एक तो वो टेक्स्ट है, इसीलिए हमने इन दोनों को सेपरेट कैटेगरीज में रखा है कि जब आप रिसर्च की बात कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं लिख रहे जो ऑलरेडी मुसलमान है। जब आपने सिर्फ मुसलमानों से बात करनी है और आप कोई नई चीज नहीं ढूंढ रहे, आप बड़ी ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक बात कर रहे हैं, तो आपके जो सोर्सेज हैं वो कुरान, सीरा, सुन्ना, ये सोर्सेज जो कि वेल नोन है, आप उन पे कॉमन ग्राउंड्स पे बात करेंगे और उससे अपनी चीज इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो आपकी सारी क्रेडिबिलिटी, आपको बैक करने के लिए सारी बात वो काफी है। जब आप रिसर्च में जा रहे हैं, तो रिसर्च में जाने का आपका मकसद क्या है? कि आप हमें इस्लाम को साबित करने के लिए साइंस की सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है ना। हम तो ये बात नहीं मानते कि हमें इस्लाम की स्ट्रेंथ शो करने के लिए साइंस अगर कहेगी तो इस्लाम की साइंस बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो इस टॉपिक पे मैं तो इस माइंडसेट से बेसिकली, अगर हम साइंस ढूंढ रहे हैं वैलिडेशन के लिए अपने मजहब की, तो मैं तो इसको सही मानती नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये गलत काम है कि आप अपने मजहब को वैलिडेट करने के लिए साइंस ढूंढ रहे हो। आप दीन को इस काम के लिए यूज कर सकते हो कि साइंटिफिक कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें भी लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है या लोगों को पता नहीं कि किस तरफ जाना है, लेकिन दीन उसके बारे में पहले से ही कोई बात बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेम आपने एग्जाम्पल दी कि खाने किस तरह की तासीर होती है और उस तासीर का आप पे अफेक्ट आता है, तो साइंस इस बात को नहीं मानती। लेकिन चूंकि हमें पता है कि दीन में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा कन्विक्शन से बिलीव है। इट्स नॉट अबाउट बायसनेस, इट्स अबाउट आवर बिलीफ सिस्टम कि हम एक
नबी से एक बात आई है तो हम उस पर बिलीव कर रहे हैं। तो हम ऐसी रिसर्च कंडक्ट करें जहाँ पे लोग हैं जो कि सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट क्रिएट करें, एक तरबूज खा रहा है, कुछ खजूरें खा रहे हैं रैंडमली, और फिर हम देखें कि उनकी बॉडी में डिफरेंट मेजरमेंट्स, हमने ब्लड प्रेशर लिया या कुछ और जो भी बॉडी मेजरमेंट्स हैं वो ली हैं, उनके रिजल्ट्स हमने, तो ये रिलीजन से इंस्पायर्ड रिसर्च है। बिकॉज एक बिलीव हमारा है जिस पे बिलीव करने के लिए हमें साइंस नहीं चाहिए, लेकिन हमने ऐसी ऑडियंस से बात करना है या ऐसी ऑडियंस से कम्युनिकेट करना है जो मुसलमान नहीं है, और उन तक भी वो हमने बेनिफिट्स पहुंचाने हैं जो हमें दीन के थ्रू पहुंचे हैं। तो तब हम एक उसको उसकी एक तरह से ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन सेटअप क्रिएट करें, और बेसिकली आपका मकसद क्या है, आप क्यों साइंस और दीन को मिक्स करना चाह रहे हैं, दैट मैटर्स। तो हमेशा साइंस को डिक्टेट करेगा आपका दीन, इट्स नॉट अदर वे अराउंड। कि आप ये नहीं कहेंगे कि अगर मुझे दीन की ये काम है, इसकी साइंस में भी वैलिडेशन मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मुझे दीन ज्यादा समझ आने लग गया, ये गलत अप्रोच है। तो इसलिए हम इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करेंगे। लोग कहते हैं आमतौर पर कि साइंस कहते हैं, दाएं दाएं करवट सोए, अब तो साइंस भी इसको प्रूव कर देती है। या बिल्कुल वुज़ू करके रखें या वुजू में इस तरह करें तो अब तो साइंस भी प्रूव कर रही है कि बिल इससे ब्लड प्रेशर लो होता है। यानी वो ये इसको वाकई वैलिडेट करने लग गए हैं हाँ, लेकिन साइंस ये को। सही बात नहीं है, ये गलत। अब साइंस कल को खुद बदल जाए तो फिर आपकी वैलिडेशन कहाँ जाएगी? आप बेसिकली ये वही कि यानी अगेन आप, बिलीफ बिलीफ से आगे नहीं जा सकते। ऐसे ही मैं अगर मुस्लिम एज मुस्लिम कोई रिसर्च करती हूँ या कोई एज क्रिश्चियन कोई रिसर्च करता है, तो अगर उसका कोई बिलीफ सिस्टम है तो वो उसको तो नहीं उससे आगे तो नहीं जा सकता ना बिल्कुल रिसर्च। साइंस बिलीव को केटर ही नहीं करती। साइंस बिलीव, साइंस प्रोसेस के बारे में बात करती है, आपके बिलीव सिस्टम के बारे में बात नहीं करती। तो जो भी आपके बिलीव सिस्टम के नॉलेज सोर्सेज हैं, आप कभी भी उसको compete या कंपेयर नहीं कराएंगे साइंस के साथ। दे आर टू वेरी डिफरेंट एरियाज। और बीइंग अ मुस्लिम हम इंस्पिरेशन लेंगे अपने रिलीजियस टेक्स्ट से, लेकिन हम वैलिडेशन नहीं ढूंढेंगे साइंस की थ्रू अपने रिलीजन की। हमें वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सही सही। ओके, अब क्विकली मेरे ख्याल हमने काफी टाइम ले लिया है। रिमशा का मैसेज था चैट में, आई डोंट नो इफ शी इज इन द क्लास और शी लेफ्ट ऑलरेडी। लेकिन हम क्विकली एक रिव्यू पेपर भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने दूसरा पेपर देख लिया तो इसको 5 मिनट लगेंगे। इट्स नॉट एक गोइंग। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको ये एक इस्लामिक रिव्यू पेपर भी, जाहिर है इस्लामिक भी तो लोग इस्लाम जैसे मैंने सुना हुआ है फरहत हाशमी, निगत हाशमी डॉक्टर हैं, इन्होंने भी तो कोई रिसर्च वगैरह की होंगी ना आपने, तो उनका भी कोई पेपर जरूर शामिल कीजिएगा अगर उर्दू में हो सके तो। ज्यादा बेहतर है, पता नहीं कि नहीं अगर किसी का इस तरह, क्योंकि ये इंग्लिश के तो हमारे लोग पढ़ते ये रहते हैं ना। बेसिक, ये उज़मा आपका होमवर्क होगा। मेरा हो। अच्छा ठीक है, मैं तो पता नहीं कर सकूंगी या नहीं, आपकी हेल्प से शायद कर लूं कुछ ना कुछ। बिल्कुल मैं हाजिर हूँ, आप होमवर्क करने की तैयारी करें, फिर करते हैं इसको, ठीक है? जी इंशाल्लाह। अच्छा, 1 मिनट, मैंने रिव्यू पेपर खोला था कोई, मैं सिर्फ स्क्रीन शेयर करूं, सिर्फ 5-7 मिनट में आप लोगों के और लूंगी, एंड देन वी कैन फिनिश दिस। होमवर्क आपका सबका ये है कि अब आपने जो अपना टॉपिक किया है उसे फाइनलाइज किया है, अब आपने उसमें से गैप आइडेंटिफाई करने हैं। आपने दो, जिसकी जितनी कैपेसिटी है 2 से लेके 5 के दरमियान अच्छे रिसोर्सेज ढूंढने हैं और बताएं कि आप इसे अच्छा क्यों समझते हैं। और उसके बाद आप उसको क्या उसे कहते हैं, उसके बारे में एक लाइन की समरी लिखें। पहले मैं पहले स्लाइड दिखा देती हूँ ताकि फिर मैं स्क्रीन स्विच करूँ। तो बेसिकली आपने कुछ रिसोर्सेज ढूंढने हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। नेक्स्ट फ्राइडे को आपने उस पे उसको पढ़ के उसमें एक लाइन में उसकी समरी बतानी है कि बेसिकली पेपर किस बारे में था, आपने उससे क्या सीखा, क्या उसकी लिमिटेशंस थी, ये 3-4 चीजें। एक सेंटेंस तो नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। और इसी तरह वो बुक का था, आपने, हम जर्नल ही रेकमेंड करेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ और मिल रहा है, आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो आप फिर उसकी टाइप भी आइडेंटिफाई करेंगे और आपको क्यों लगता है कि ये आपके टॉपिक से रेलिवेंट है या एसोसिएटेड है, या कैसे ये उस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है जो आप पिछले 2 हफ्ते से या 4-5 लेक्चर से जिस पे सोच रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका होमवर्क है। अब मैं स्क्रीन स्विच करती हूँ और हम क्विकली एक रिव्यू पेपर देख लेते हैं। स्क्रीन स्विच हो गई है?
यस। ओके। ओके, दिस इज अ रिव्यू पेपर। अगेन जो रिव्यू पेपर होगा यूजुअली उनके इंट्रो में आपको लिखा नजर आ जाएगा या साइड पे भी लिखा नजर आ जाएगा। ये देखें, इसका पहला वर्ड आप एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ें तो दिस रिव्यू हैज टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। तो जहाँ रिव्यू का वर्ड आया तो वो रिव्यू पेपर है। रिव्यू पेपर का ये मतलब है कि उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जो पिछले अभी तक सेम टॉपिक पे जितने पेपर थे उनको इकट्ठा किया, उनको समरी, जो बेसिकली आपका अगले हफ्ते का होमवर्क है, उसको समराइज करके बताया है कि किस पेपर में क्या टारगेट था, किस किस्म का काम था उसमें, उन्होंने क्या साबित कर सके, क्या रह गया, और फिर दूसरे पेपर में ये था या वो था। तो इधर इन्होंने सबसे पहले, अगेन हम एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। रिव्यू पेपर पढ़ने का ये फायदा होता है कि आपको अगर बहुत रीसेंट रिव्यू पेपर मिल जाए अपने टॉपिक से तो आपको 10 अलग अलग पेपर सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको एक पेपर के अंदर ही वो 10 पेपर की ऑटोमेटिकली समरी मिल जाएगी और आप फिर उसी समरी से आगे काम लेके चल सकते हैं। तो अपने टॉपिक्स पे अगर आप एक रीसेंट 2025 या 24 का रिव्यू पेपर ढूंढ लेते हैं तो उसमें आपका काम आसान हो जाएगा। 10 डिफरेंट सोर्सेज, तो वो ढूंढने कैसे हैं? वो आपने ऐसे ढूंढने हैं कि जब आप रिव्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट पेपर इस तरह रेफर हुए नजर आएंगे कि 24 है, 17, 25 है, दिस एंड दैट। आप इस पे क्लिक कर दें, बाद पेपर में क्लिक नहीं होगा लेकिन एंड पे ये सेक्शन होगा। तो जब आप इस पे जाएंगे तो इसमें आपको पेपर की फुल पूरा दिया होगा कि वो पेपर किस साल में छपा, उसकी कोई यूआरएल या लिंक है, डीओआई है वो भी दिया होगा, ऑथर कौन थे, किस जर्नल में पब्लिश हुआ। तो जो आपने गूगल स्कॉलर पे काम करना था वो सारा का सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन वो पहले आप ऊपर पढ़ेंगे, समरी में आपको पेपर इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप उसको चूज करके उसके नंबर पे या जिस भी स्टाइल में रेफरेंस दिया है उस रेफरेंस पे नीचे रीच करेंगे तो उसकी फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी, तो फिर आप अपनी रेफरेंस लिस्ट में उसको डाल सकते हैं। रिव्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करने का अगेन जनरल हायरार्की वही रहती है कि एब्स्ट्रैक्ट में उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स बयान किए, लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव अब आप देखेंगे बहुत ज्यादा नंबर्स आपको नहीं नजर आ रहे क्योंकि ये बेसिकली एक तरह से समरी पेपर है, समराइज कर रहे हैं। कुछ रिव्यूज में आपको आएंगे जहाँ पे मेटा एनालिसिस किया होगा, कोई खास कैटेगरी का की रिव्यू कैटेगरी है, तो जनरली आपको इतने नंबर नहीं नजर आएंगे जितने आपको पिछले पेपर में नजर आ रहे थे। यहाँ पे उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया, टू ऑफर अ बैलेंस एग्जामिनेशन ऑफ रीसेंट फाइंडिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन स्क्रीन मीडिया एक्टिविटी एंड यंग इंडिविजुअल्स एंड आउटकम सच एज स्लीप पैटर्न, मूड डिसऑर्डर। तो ये पहला उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो रिव्यू कौन से पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो ऐसे पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो इसको स्क्रीन को स्लीप पैटर्न, मूड, एग्जाइटी, इन चीजों से इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोड्यूस अ नॉवल मल्टी लेवल सिस्टम मॉडल that integrate these findings, resolve contradictions in literature and guide future studies in examining key covariates affecting। और साथ में वो क्या कर रहे हैं कि वो इन सारी स्टडीज को मिला के एक ओवरऑल कंक्लूजन या ओवर आर्चिंग जो कंक्लूजन है उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो अगर कोई और इस टॉपिक पर रिसर्च शुरू करे तो उन्हें इतने सारे पेपर जो है एक दूसरे से लग रहे हैं कि मे बी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो उनको उस कॉन्ट्राडिक्शन की सेंस बने और वो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये उनके पेपर की थीम है। अब आप इसमें जब नीचे आएंगे तो पहले वो अपनी ऑब्जेक्टिव या वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो बताएंगे कि ये आपको जी यूथ है, यूथ को इस तरह के मसले हैं इसलिए जरूरी है कि इस पे काम किया जाए। फिर इसी तरह आप यहाँ पे कहीं पे आएंगे तो इसमें बेसिकली साथ ही आपकी वो शुरू हो जाएगी। जैसे उसमें था ना कि इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा था, तो इसमें छोटा नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा थेरी है, इसमें मेथड्स और इस तरह का सेक्शन नहीं आएगा। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि कितने पेपर जो हैं वो उन्होंने रिव्यू किए हैं, तो वो इसमें मेन एक वो होगा, वो आपको जरा ढूंढना पड़ेगा। बेसिकली ये जो सारे पैराग्राफ्स हैं ये किसी और पेपर से आ रहे हैं तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें स्टिल आपको कुछ सेक्शन मिलेंगे। वो सेक्शन आपके कंक्लूजन का सेक्शन होगा, उसमें आपका फ्यूचर वर्क लिमिटेशन इस तरह की चीजें भी होंगी, नाम उनके शायद थोड़े थोड़े फर्क होंगे, और बीच में सारी थ्योरी होगी। वो जो डिफरेंट पेपर से उन्होंने पढ़ा है उसकी समरी करके उन्होंने लिख दी। आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। अच्छा, यहाँ उन्होंने एआई की असिस्टेंस लिखी है। उनका कंक्लूजन सेक्शन भी बहुत सेपरेट किसी हेडिंग के साथ नहीं है, सारा कुछ बेसिकली ये उनकी लास्ट हेडिंग है जहाँ पे उन्होंने अभी तक, इसको आप एक तरह से कंक्लूजन ही समझ लें। ये जो लास्ट हेडिंग उन्होंने दिया, अभी तक के जितने पेपर उन्होंने ऊपर समरी, ये सारी पेपर्स की समरीज हैं जो ऊपर हैं। अब उन्होंने उनको सबको मिला के एक जर्नल वो दे दिया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग दे दी है टॉपिक के बारे में।
उसके बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग देने के बाद उन्होंने कहीं ये आइडेंटिफाई किया होगा कि फ्यूचर में अब क्या करना चाहिए, लाइक दैट्स योर लिमिटेशन और फ्यूचर वर्क सेक्शन जो हमने डिफरेंट नाम से वहां देखा था, उन्होंने वो बताया था। ये इस सेंस में बताएंगे कि आप इसको आगे कैसे लेके चलना है। The application of this model to SMA effects on mental health can guide research design, helping to develop testable hypotheses that consider complex interplays of process, person. तो ये भी कंक्लूजन के जो एंड के पैराग्राफ्स हैं उसमें बता रहे हैं कि आप इस पेपर से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं आगे, अगर आपने सेम टॉपिक पे रिसर्च करनी है तो ये पेपर आपको कैसे हेल्प करेगा, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ये सारे पेपर जो हमने पढ़े हैं इस रिव्यू को लिखने के लिए उसमें अभी तक नहीं मिली, और आप उनमें से किसी पे भी काम कर सकते हैं। फ्यूचर स्ट्रेटजीज कुड इन्वॉल्व डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ एक्यूरेट एसएमए मेजरमेंट्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स फॉर इनसाइट इनटू मोटिवेशन। लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज वो स्टडीज होती हैं जो एक बंदे को आप बहुत सालों तक फॉलो करते हैं। आर द की टू अंडरस्टैंडिंग डायनामिक एसएमए एंड मेंटल हेल्थ रिलेशनशिप। पिछली जो स्टडी थी वो क्रॉस सेक्शनल थी कि वो एक बंदे से एक ही दफा बात की गई है। लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज होती हैं जब एक बच्चा 5 साल का है वो ये सारा कुछ करता है, तब आपने फिर देखे 7 साल का हुआ है तो उसके आईक्यू में, फिर वो 14 साल का हुआ है तो फिर क्या फर्क पड़ा है। तो ये वो आपकी फ्यूचर डायरेक्शंस बता रहे हैं इनको, आप उसमें लिमिटेशंस के नाम से था, इसमें फ्यूचर के नाम से है। तो मोर और लेस जो ओवरऑल टेम्पलेट है पेपर की वो सेम रहती है, लेकिन हेडिंग्स उतनी एक्सप्लिसिट नहीं होती क्योंकि वो हेडिंग स्पेसिफिकली मेथोडोलॉजी वाले पेपर के लिए है, मेथड्स एंड सेक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन। तो ये बेसिकली समरीज लिखी हुई है, लेकिन इसमें आपको कंटेंट थोड़ा सा बगैर हेडिंग के साथ ढूंढना पड़ता है। बाकी प्रिटी मच आप देखें कि कोई भी लाइन है तो ओपिनियन नहीं है, हर लाइन के साथ बार बार रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ये बात यहाँ हुई है, ये बात यहाँ हुई है, ये बात यहाँ हुई है। तो ओवरऑल हायरार्की वही रहती है। जी रिमशा, कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक मैंने काफी टाइम ले लिया आप लोगों का। जी एक सवाल है कि ये जो था कि आपने रिव्यू पेपर जो है और जो पहले हमने ढूंढा था वो रिसर्च पेपर, ये दोनों में कैसे इसको फर्क होगा, या फिर रिव्यू लिखा हुआ होगा वहां पे, या किस तरह से करेंगे? रिव्यू बाद बाद में तो यहाँ पे लिखा होगा रिव्यू, वरना ये देखेंगे रिव्यू क्रिटिकल रिव्यू ऑफ मैं, मतलब रिव्यू का वर्ड यहाँ आपको एब्स्ट्रैक्ट में नजर आ जाएगा या टाइटल में नजर आ जाएगा, यहाँ पे साइड पे यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नजर आ जाएगा। रिव्यू का वर्ड आप कहीं ना कहीं देख लेंगे, या फिर जब आप सर्च कर रहे हैं तो आप उसमें रिव्यू का हम्म। वर्ड खुद ही डाल के भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको रिव्यू पेपर्स ही नजर आएंगे। बेसिकली एक खास कैटेगरी ऑफ पेपर है जिसमें आप अपना काम अभी शुरू नहीं करते। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, तो आप अपना हम्म। नया एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक्चुअली आपने पिछली स्टडीज का रिव्यू करना होता है, समरीज करनी होती है। तो फिर लोग क्या करते हैं, जब वो समरीज करते हैं उसको लिख भी लेते हैं, जैसे आपको कहा है कि अगली क्लास में आपने लिख के लाना है, तो फिर उसे पब्लिश भी कर देते हैं ताकि कोई फ्यूचर में सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन करे तो उसको नए सिरे से ये सारी एफर्ट ना करनी पड़े। तो उस कैटेगरी के पेपर्स को रिव्यू पेपर्स कहते हैं। तो फिर हम लोग किसको सर्च करेंगे, हम जैसे अभी अब रिसर्च आप करने अभी जाए बिल्कुल बैठेंगे, रिव्यू कर सकते हैं अगर आपको हम रिव्यू लोग रिव्यू पेपर करें? अच्छा रिव्यू पेपर मिल जाए। अब जरूरी हम्म। नहीं किसी ने लिखा हो आपके प्रॉब्लम पे, लेकिन हम्म। अगर आपको अच्छा रिव्यू पेपर मिल जाए तो बेहतर है कि वो पढ़ने में आसान होता है, क्योंकि उसमें उतनी टेक्निकलिटी उस तरह नहीं दी होती और ज्यादा समराइज की होती हैं चीजें, बजाय कि आप पूरे मैथ से गुजरे और फिर इक्वेशंस पढ़ें और फिर उससे ओवरवेलम हो। रिव्यू पेपर इज समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट विद अगर वो अवेलेबल है। ठीक ठीक। जी, और उसी में से फिर आप वो पेपर ओरिजिनल पेपर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इन्होंने जो पेपर रिव्यू किए उनमें से कुछ खुद भी रिव्यू पेपर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी अपनी मेथोडोलॉजी है जो ओरिजिनल पेपर है वो आपको इंटरेस्टिंग लगे। जैसे अब इन्होंने ये ABCD स्टडी जो हम पहले पिछले पेपर को देख रहे थे, इन्होंने उसका एक पेपर रेफर किया, तो फिर आप वो पेपर खुद से अलग से खोल के फिर वो भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकती हैं। बट दिस कैन बी अ गुड स्टार्ट इफ यू फाइंड अ पेपर जो कि मैच कर रहा है आपके टॉपिक से अच्छे से, तो रिव्यू पेपर कैन बी अ गुड स्टार्ट। ठीक है, चलें जी अब खत्म करते हैं इसको। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, और रिव्यू पेपर हमने एंड में इसलिए देखा है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना डिफाइन नहीं होता। एक दफा अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए तो फिर आप रिव्यू पेपर भी समझ सकते हैं। आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। फिर इंशाल्लाह अगले फ्राइडे को मुलाकात होती है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।